हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शो के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं 2 दफ़ा साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले सरदार अतीक खान। सरदार अतीक खुद भी बड़े अहम हैं और इनके वालिद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, जिन्हें मुजाहिद अव्वल के नाम से याद किया जाता है, वो भी बड़े अहम हैं। पूरी तारीख़ है इनकी फैमिली और मौजूदा सूरत हाल में ये कालदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ तस्वर किए जाते हैं। हमने इनसे जो गुफ्तगू की है साल 2006 में जब ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, उससे ऑनवर्ड के इराक़ी की है। शुरू का गुफ्तगू का जो हिस्सा है वो है, और बाद के गुफ्तगू के हिस्से में हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान के अमन के हवाले से भी बात किया है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मामला एहतजाज जारी है उसके बारे में भी बात की है। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में होने वाले आम इंतखाबात के बारे में गुफ्तगू हुई है। ये गुफ्तगू बड़ी अहम है। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सरदार साहब, आप 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहली दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बने 2006 में। मैं उस वक्त से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और फिर हम यकीनी तौर पे बाकी इशूज़ को भी टच करेंगे। क्या विविडली रिकॉल करते हैं एट दैट टाइम जब आप आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने थे? यहाँ पर पाकिस्तान में जल मुशर्रफ का दौर था, जो कि इंडिया पाकिस्तान पीस के हामी बन गए थे क्योंकि कारगिल भी उन्होंने किया था। तो कैसी वर्किंग रिलेशनशिप थी आपकी और जल मुशर्रफ की यहाँ? सही साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो गुजारिश ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर में बड़े तबाहकुन ज़लज़ले के फ़ौरन बाद आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना और आज़ाद कश्मीर में 46,000 लाशें गिर चुकी थी, ज़लज़ले की नज़र हो चुकी थी। और दूसरा ये कि हमारा दारुल हुकूमत ज़लज़ले की जद में आ चुका था। ये 2 जब आप बालाकोट को देखते हैं तो पेशावर महफूज था, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद उसकी जद में आ चुका था। तो इन हालात में मुझे वज़ारत उज़्मा का मौका मिला। मुश्किल 3 हालात थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत थी जिसकी सरबराही जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ज़लज़ले से हमें निकालने के लिए मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के इदारों ने, अवाम ने, सब ने किया। लेकिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ इसकी ज़ाती तौर पर सरपरस्ती करते थे, दिलचस्पी लेते थे। और मैं आज भी पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ जैसा इनिशिएटिव वाला और ज़रूरतमंद आदमी और विज़डम वाला आदमी नहीं होता तो शायद हमारे लोग आज भी टेंटू में बैठे होते। इतनी बुरी हालत थी। तो इसलिए एक तो ये हालात थे। दूसरा ये कि आपने पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात और मसला कश्मीर के हवाले से जिक्र किया। उसमें मैं एक बात ये कहता हूँ, और मैं उनकी ज़िंदगी में भी कहता था और उसके बाद भी कहता रहा हूँ, आज तक बिल इस्तमरार कहता हूँ, चूँकि मैं कन्विंस था पूरी तरह अभी हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरह कश्मीर पर क्लैरिटी ऑफ थाट्स थी और जिस तरह सोच और फ़िक्र में उनकी सफाई थी, वो बड़ी गैर मामूली बात थी। किसी को इत्तफाक भी हो सकता है, किसी को एतराज़ भी हो सकता है, सबके अपने एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू हिज़ ओपिनियन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर देखें कि कश्मीर पर उनकी जो पोजीशन थी उसके 2-3 हवाले मैं आपको गुजारिश करता हूँ। एक ये है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को भरपूर हामी थे। मैं सर इसको ज़रा सीक्वेंस वाइज कर लूँ। जनवरी 2006 में आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जुलाई में बनते हैं। अप्रैल के महीने में जल मुशर्रफ की मनमोहन सिंह साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे मुलाकात होती है और कंपोजिट डायलॉग ऑलरेडी चल रहा है। 2004 में वाजपेयी आए थे, तो जल मुशर्रफ साहब ने आपसे डिस्कस किया था कि कंपोजिट डायलॉग किस लेवल के ऊपर है, क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, और किन किन इशूज़ के ऊपर बातचीत हो रही है? देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने हिंदुस्तान के हर दौरे से पहले और हर इम्पॉर्टेंट मुज़ाकरात से पहले, मेरी तो एक बात है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सारी लीडरशिप को, जिसमें मुजाहिद अव्वल सरदार क़य्यूम खान साहब हैं, सरदार सिकंदर याद खान साहब हैं, उस वक्त लिबरेशन फ्रंट के अमानुल्लाह खान साहब थे, सरदार खालिद इब्राहिम साहब जिंदा थे, जनरल अनवर खान साहब थे, अब्दुल रशीद तरावी साहब थे, तमाम मारूफ लोगों को जितने मैं जानता हूँ वो सारे के सारे किसी भी स्कूल ऑफ थाट के थे। वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ उनके साथ बहुत ही जो है तफसील के साथ और सैर हासिल गुफ्तगू करते थे और मुशावरत करते थे। अपनी बात भी बहुत तफसील से करते थे, सुनते भी 4-4, 6-6, 8-8 घंटे की मीटिंग्स। ये मैं वज़ारत उज़्मा में आने से पहले की बात कर रहा हूँ कि कश्मीर पर वो बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करते थे और हर आदमी की राय लेते थे, राय का एहतराम भी करते थे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, इलेक्शन से पहले की बात है, हम पिंडी आर्मी हाउस में मीटिंग थी
मुजाहिद अव्वल भी थे, सारे लोग थे। तो उन्होंने सबसे बारी बारी पूछते थे, नाम लेके जिस तरह भी बाई डेजिग्नेशन वटेवर, तो वो पूछते थे आप बताएं। तो हम ज़रा, मैं थोड़ा सा दूसरी लाइन में बैठा हुआ था, तो पूछने लगे कि हाँ भाई आप बताओ सरदार अतीक खान प्रेसिडेंट मुस्लिम काउंसिल में, तो ये बताओ कि सबसे पूछा, पहले सबकी राय ले ली। मुजाहिद अव्वल सरदार क़यूम खान साहब से सबसे आखिर में बात करते थे, उनका तरीका ये था। तो जनरल ग़ुलाम मोहम्मद उनके वो जो जल बैठे हुए थे और 2-4 लोग इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट साहब पूछने लगे कि हाँ आप बताएं क्या सूरत है। तो मैंने कहा सर अब बात बहुत जामे हो चुकी है, हमारी लीडरशिप बात कर चुकी है, मेरी कोई इजाफी राय नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने ऑप्शंस हैं उन सबको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये बात मुजाहिद अव्वल से हम सीखते थे कि किसी चीज़ बात से इनकार नहीं करना चाहिए, टेबल पे बैठ के बात कर लीजिए, यानी मसलन क्या ऑप्शन। तो मैंने कहा जी ये पार्शल तकसीम की बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, डिवीजन की बात है, कंडोमिनियम की बात है, चिनाब लाइन की बात है और जॉइंट कंट्रोल की बात है। जब मैंने जॉइंट कंट्रोल का लफ्ज़ कहा तो सीधे होकर बैठ गए और इंतहाई नाराज़गी के आलम में उन्होंने मुझे कहा कि आप कमाल आदमी हैं, आप ये समझते हैं कि 2 सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, कश्मीर में जाके इकट्ठे सर देंगी और ये कमाल करेंगी। और मैंने कहा सर मेरी तजवीज़ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ओवन डिक्सन से लेके इस वक्त तक जितनी तजावीज़ बहस हुई है 22, 24, 25, 26 है, सबको कश्मीरियों को प्रेजेंट करना चाहिए। उसमें तकसीम है, ख़ुद मुख्तार है, इलाक है। मैंने कहा मैं तो इलाक से बिलोंग करता हूँ, सारी रियासत का, पाकिस्तान से इलाक, मैं ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट के फार्मूले का आदमी हूँ। लेकिन तो कहना ये कैसे हो सकता। मैंने कहा सर गुजारिश ये है कि पानी श्रीनगर से निकलता है, मंगला से होते हुए इस्तेमाल पंजाब में होता है, इसी तरह दोनों तरफ की बड़ी तबाहकुन बार्डर की सूरत हाल है। तो दोनों मुल्क अगर मिल के कोई जॉइंट मैकेनिज़्म इवाल्व करें इस इलाके की देखभाल का, कोई इंटरनेशनल फ़ंड कायम हो जाए जो दोनों तरफ हो, और इसमें इस तरह, तो कहने लगे ये बड़ी उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और मैं परेशान हो गया। मैंने कहा इलेक्शन में भी चंद महीने रह गए और ये एक और, इससे पहले मैं 5 साल ज़ाया कर चुका था। तो और ज़ाहिर है वो आपको इलेक्शन में हरा भी सकते थे जी। मतलब हुकूमत पाकिस्तान की इस तरीके की अगर कोई नाराज़गी हो जाए, क्योंकि मैं उससे पिछले इलेक्शन में 2001 में मेरे पास 32 में से 28 सीटें थी, ये मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, कभी डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, मेरे पास सिग्नेचर मौजूद है। तो 32 में से 28 लोग मेरे पास मौजूद थे। हुआ ये कि मैंने बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा सारे पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सकती थी और पूरे पाकिस्तान से 3 गाड़ियाँ लेके आज़ाद फिर के दौरे पर गई। तो मैंने कवाले में उनका 200 गाड़ियों के साथ इस्तकबाल किया, दिलाबाद में जलसा किया, मुजाहिद अव्वल सरदार क़यूम खान साहब ने सदारत की और उसके नतीजे में मुझे 5 साल हुकूमत से महरूम होना पड़ा, 2/3 अक्सरियत पार्टी में रखने के बावजूद। आपको फॉर्मली कम्युनिकेट किया गया था कि आप इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने नून लीग की हिमायत की? नहीं, मुझे कोई बात फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं की गई। मुझे ये हुआ कि पार्टी लीडरशिप ने, मुजाहिद अव्वल सरदार क़यूम खान साहब ने पार्टी की मीटिंग बुलाई और उन्होंने फ़ैसला किया, ये सारी बात उनके इल्म में थी, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं सरदार सिकंदर याद खान साहब को पार्टी लीडर नामज़द करता हूँ। और इसके बाद बिल्कुल सन्नाटा था, चूँकि सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। तो उसके बाद सरदार सिकंदर साहब को बात करनी थी, उन्होंने कोई बात नहीं की उस मीटिंग में। सारे लोग अभी ज़िंदा हैं, 2-3 मर गए, बाकी ज़िंदा है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा, मुजाहिद अव्वल ने, क्या बात करें। तो मैंने फिर बतौर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मैंने उनसे कहा कि मुजाहिद अव्वल का फ़ैसला पार्टी लीडरशिप का फ़ैसला है, हम सब सरदार सिकंदर याद खान साहब की टीम के रुकन हैं, वो हमारे गुप्तान हैं और हम 5 साल का बैग बस्ता उठा के चलेंगे। बस 1-2 मिनट की गुफ्तगू मैंने की, थोड़ी सी मुजाहिद अव्वल ने की शुरू में, मैंने की, सरदार सिकंदर साहब गुफ्तगू नहीं कर सके, कोई मेंबर गुफ्तगू नहीं कर सका, ऐसा माहौल था। लेकिन मुझे बराह रास्त कम्युनिकेट नहीं किया। मेरे साथ एक आध मीटिंग ज़रूर हुई थी एक इंपॉर्टेंट आदमी की। सरदार साहब आज वक्त गुजर गया है, कुछ याद होगी, आपकी सारी मेमोरी है, तो नाम बता दें किस शख्सियत ने आपसे मुलाकात की थी और क्या बातें हुई थी आपके दरमियान? एक तो सही सब ये है कि मैंने अपनी लीडरशिप से मुजाहिद अव्वल से ये सुना है और सीखा है कि स्टेट क्राफ्ट को किसी तरह भी उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कानूनी बात इस हद तक ठीक है कि चूँकि जब 15-20 साल गुजर जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन डिक्लासिफाई हो जाती है, सारी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, बरतानिया में छपती है, तो कोई उस तरह की बात नहीं है। लेकिन अखलाकी तकाज़े उसका मैं बहुत बेशुमार बातें हैं जो हम देखते सुनते हैं, उसका जिक्र मरते दम तक हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो बात आपने पूछी है ये भी अब डिक्लासिफाइड पीरियड में आ चुकी है। जनरल शाहिद अजीज़ साहब थे, बड़े प्रोफेशनल सोल्जर थे और बड़े प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम से बात करने वाले शख्स थे। तो उनके साथ मेरी इस अरसे में मुलाकात हुई और वो मुलाकात काफ़ी तवील थी, कोई 1.5-2 घंटे के करीब रही। एक से ज़ायद मरतबा हमने ये कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई? मरी GH को, अब मरी डिब में मुलाकात हुई। मुझे उनके स्टाफ ने रब्ता किया
कि आप किधर हैं, कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैं मुजफ्फराबाद हूँ। क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाना है। कब जाना है? फलां दिन। तो कहने लगे अगर गुजरते हुए आप हमारे पास चाय का कप पी लें। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं फिर गया। तो इस मुलाकात में उनके स्टाफ अफसर यूनिफॉर्म में कर्नल दावर थे गालिबन, मुझे नाम अगर याद है। तो बहुत अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स उस तरह डिस्कस नहीं की, उसूली बातें करते रहे। और उन्होंने कोई नून लीग का जिक्र या बेगम कुलसूम नवाज़ साहबा किसी का जिक्र नहीं किया। लेकिन मुझे मालूम था कि जो बात हो गई क्योंकि उस वक्त बहुत तलखी थी प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब की और तो उनकी नवाज शरीफ साहब की, तो नई नई हुकूमत गई हुई थी। तो वो फिर मैंने उनसे माजरत की कि मैं हाँ एक बार उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट में आपको इसमें शामिल रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट में बने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की फैसला 2001 वाली बात कर रहे हैं आप? 2001 वाली। ठीक। तो मैंने कहा जनरल साहब मैं माजरत चाहता हूँ बहुत कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। एक मॉरल पोजीशन है, मैंने बड़ी तैयारी की हुई थी और मेरा यकीन है कि इलेक्शन जीतने में अगर कोई इंसाफ से बात करेगा तो मेरा बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। कई लाख किलोमीटर सैयद साहब मैं चला हूँ, कई लाख, ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। और ये बात मैंने नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में अवान वज़ीर-ए-आज़म में मुस्लिम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में तकरीर करते हुए कही कि मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब मरहूम की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 5 लाख किलोमीटर सफ़र मैंने किया, क्योंकि मैंने दुनिया में पहली मरतबा, दुनिया की बात कर रहा हूँ, मज़हब दुनिया की, कि उसमें पोलिंग स्टेशनों का निज़ाम मुतारफ़ करवाया था। वो दुनिया में नहीं था उससे पहले, जो सबसे पहले मैंने बतौर चीफ ऑफिसर। तो मैंने कहा जी मैं बड़ी मेहनत की है। तो अब किस्मत की बात है, क्योंकि मैं आज भी ये कहता हूँ कि ज़िंदगी मौत रिज़्क़ और इक़्तिदार अल्लाह ने देना होता है, वो वही छीन सकता है, किसी ना किसी ने देना होता है। जब आपने ये मुलाकात की तो उस मुलाकात के बाद आपकी जो इक़्तिदार है वो नहीं मिल सका आपको, बावजूद इसके आपके पास 28 नहीं, उन्होंने उस मुलाकात के नतीजे की बात नहीं थी। फ़ैसला तो मुजाहिद अव्वल ने किया। फ़ैसला तो कोई जनरल साहब ने फ़ैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि मुजाहिद अव्वल की सरपरस्ती है, रहनुमाई है, उनके फ़ैसले हैं। और ये है कि हमारी ख्वाहिश है कि आप हुकूमत में किसी भी पोजीशन, मतलब ये था कि मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या सीनियर वज़ीर कुछ, तो मैंने कहा मैं मदद की, मैंने कहा मैं इसमें नहीं इनका फैसला वो ले रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है? वो तजवीज़ कर रहे थे, कह रहे थे कि फ़ैसला मुजाहिद अव्वल ने कर रहा है, कह रहे थे कि फ़ैसला पार्टी लीडरशिप ने कर रहा है, मुजाहिद अव्वल सरदार क़यूम खान साहब ने फ़ैसला करना है। और उनका माइंड जो हमें मिला है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में सरदार सिकंदर यार खान साहब ज़्यादा तजुर्बाकार आदमी हैं और उनको काम करने का मौका मिले, आपके लिए बहुत वक्त पड़ा है वगैरह वगैरह। और दूसरी बात ये थी कि उनका ख्याल था कि मुजाहिद अव्वल जो हैं वो सदर बन जाएँ आज़ाद कश्मीर के और सारे निज़ाम की सरपरस्ती करें। तो मैं इस दूसरी बात से भी उनसे बहुत प्यार से मैंने एहतराम से मैंने मदद की कि मैंने कहा मैं इसकी हिमायत मैं नहीं करता। और ये वही तजवीज़ थी जिसके बाद सरदार सिकंदर याद जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बने और आप आउट हो गए? जी, फैसला मुजाहिद अव्वल ने किया, फैसला पार्लिमानी पार्टी में मुजाहिद अव्वल ने किया। लेकिन फैसला तो हाल में पहले वो कर चुके थे, जिसके बारे में आपको ये मुजाहिद अव्वल पार्टी में बहुत ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन करते थे। इतनी कंसल्टेशन करते थे सैयद साहब कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। घंटों के हिसाब से बैठते थे, बदतरीन मुखालफ की बात सुनते थे, तनकीद सुनते थे, बेहतरीन दोस्त की बात सुनते थे और फिर किसी नतीजे में पहुँचते थे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अप्रैल 2006 की मुलाकात जनरल मुशर्रफ की होती है मनमोहन सिंह से। उसके बाद कोई आपसे भी कोई मुशावरत हुई आपसे एज, चूँकि आप प्राइम मिनिस्टर थे, या आप? जी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब इनवेरिएबली कश्मीरी क़यादत से भी, मेरे साथ भी और पार के कश्मीरियों में से भी जिन से मुमकिन हुआ जहाँ, वो सबसे मिलने जुलने पर बहुत जनरस थी उनकी तबीयत, बहुत ओपन थे। और वो देखिए, एक तो ये है कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान और कश्मीर पॉलिसी को समझना है तो आप आगरा वाला नेट पे पड़ा हुआ है, उनके गुफ्तगू देख लें, हिंदुस्तान के चोटी के दानिशर बैठे हुए हैं और आप देख लें कि वो किस टोन में, किस लहजे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम उनसे वफूद में मिलते रहे। बाज़ वफूद में हमारे उधर से भी आए हुए, बाहर से हिंदुस्तान से भी आए हुए लोग, NGOs के और कोई ट्रैक 2 के और फलां कई किस्म के थे। तो मैंने उनमें देखा, परवेज़ मुशर्रफ ने एक मुलाकात में एक हिंदू हमारा कुली को बात कर रहा था, किस फोरम पे थे, हम 5-7 लोग बैठे हुए थे। तो 2-3 सवाल से ऊपर नीचे किए। तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि देखो जवान, मेरी बात सुनो। उर्दू अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो। हम सब बैठे हुए थे इकट्ठे, उनका स्टाफ भी बैठा हुआ। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, मैं आपको अपनी पोजीशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहता हूँ। वो कश्मीर या पाकिस्तान की कीमत पर नहीं हो सकते, बराबरी की बुनियाद पर हो सकते हैं। अपनी लीडरशिप को ये बात बताओ कि मेरी सूरत में एक ऐसा आदमी है कि कोई भी अच्छी बात आखिरी हद तक मानने के लिए तैयार है।
लेकिन अगर कोई बात आप गलत करेंगे तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, और वो ये है कि आर्मी में एक रेड एंट्री हो जाए तो आदमी आगे सर्विस करनी मुश्किल होती है। मेरी 5 के करीब रेड एंट्रीज़ हैं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे हूँ। तो अपनी लीडरशिप को बताओ कि मैं कोई अगर मगर की बातें नहीं सुन सकता, मैं स्ट्रेट आदमी हूँ, फौजी आदमी हूँ, और मैं पाकिस्तान के और कश्मीर के इंटरेस्ट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने बात करनी है तो मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, 10 कदम आगे चलूँ, इस तरह का मूड था। तो वो मशावरत करते थे, पूछते थे, एतमाद में लेते थे। मसलन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि उन्होंने मुझे पूछा, अकेले बैठे हुए और भी लोगों के स्टाफ के, मैं नहीं कह सकता, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे? जी, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि मैंने पहली तरफ से लोग अप्रोच कर रहे हैं तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, वो मिलना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब मोहतरम, आप पाकिस्तान के सदर हैं, आप सारे कश्मीरियों के लिए काबिल एहतराम हैं और आपको कोई तखसीस मेरे या मुखालफ या हिमायत में नहीं करनी चाहिए। आप सब कश्मीरियों को, हिंदू मुस्लिम गोरा काला सबको मिले। तो मैंने कहा कि किसी पार्टिकुलर केस में, उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला जो हैं वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर मिलें। कहला नहीं, बहुत शफ़क़त करते थे। कहला प्राइम मिनिस्टर दिल की बात बताओ। मैंने कहा सर मैं दिल की बात गुजारिश करूँगा, मैं खुशी से कहते हो, आप अंदाज़ा करेंगे एतमाद की बात। तो मैंने कहा जी मैंने खुशी और गैर खुशी की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप कश्मीर में सोरेन सिंह से भी मिलें, उसे डॉक्टर करण सिंह से भी मिलें। डॉक्टर करण सिंह कौन है? मैंने कहा जिसके बाप की रियासत में हम रहते हैं, हरि सिंह का बेटा, उसका क्यों आपने जिक्र किया? मैंने कहा जी अगर किसी वक्त मौका हो उसको भी दावत दें, वो बहुत बड़ा आदमी है, अगर उसकी सेहत ठीक हो तो किसी वक्त हिंदुस्तान का सदर बन जाएगा, अगर ना बना तभी कश्मीर में उसकी बात सारे हिंदुस्तान में सुनी जाती है, और वो बड़ा रियलिस्टिक बात करने वाला आदमी है। उससे भी खैर उस पर भी बात हुई, वो लंबी बात अलग कभी करेंगे। तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो मिलना चाहता है। मैंने कहा जी मेरे साथ रब्ता नहीं है, वो मिलना चाहता है। मैंने कहता हूँ कि अगर वो भी मिलना चाहे, वरना आप कोशिश करें मिले उससे, आप हर कश्मीरी को मिले। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं उसको उमर अब्दुल्ला को मिलता हूँ। तो आप उनकी शफ़क़त देखें कि उन्होंने मिलने के बाद दोबारा जब मैं मिला तो मुझे कहने लगा यार बड़ी अच्छी मुलाकात हुई उससे। तो मैंने कहा जी मेरे साथ, हमारे साथ भी मुलाकात हुई है, आपके साथ कहाँ हुई है? मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो हैं, ये थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, ये इलेक्शन से 2 महीने पहले की बात है, बाद की बात है। तो मैंने कहा जी वो मुजाहिद अव्वल को मिलने के लिए गए थे और उनके एजाज़ में मैंने इस्तकबालिया किया था यहाँ इस्लामाबाद होटल में, और इस तरह। तो उसके बाद वो गए थे वहाँ, शाम को बैठे रहे, मुजाहिद अव्वल के साथ मिले, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने आपके साथ मुलाकात की, बड़ी तारीफ़ की, कोई तफसीलात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने कहा बहुत खुश थे आप। कहले वाकई? मैंने कहा हाँ जी। तो इस तरह का माहौल था कि ये तालमेल जो है उन्होंने बड़ी सतह पर पैदा किया, और वो हर किस्म के शख्स से मिलने के लिए खुले थे। 2 अफराद जो है उस वक्त मुज़ाकरात कर रहे थे बैकडोर में, एक तारक अजीज़ थे जो कि जनरल मुशर्रफ के सेक्रेटरी थे, और एक SK लांबा थे जो कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट के एक टॉप ब्यूरोक्रेट थे। तो ये दोनों जब बातचीत कर रहे थे तो आपके पास एट दैट टाइम किस सतह की मालूमात थी, या आपको भी किसी जगह पे कॉन्फिडेंस में लिया जाता था? नहीं, मैं इनकी किसी अलग से बाज़ काठमांडू में हमारी मीटिंग थी, उसमें मीर वाहिद साहब भी आए थे, आसर इकबाल साहब भी थे, SK लांबा भी थे, मैं भी था। इसी तरह योकोहामा में हमारी मुलाकात थी, कोई हिंदुस्तानी जनरल बैठे हुए थे। ये ट्रैक 2 की बात कर रहे हैं? ट्रैक 2 की बात, जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो मैं उसकी पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो उसके साथ में एसोसिएटेड जहाँ जितना रहा, 100% नहीं रहा, लेकिन बाद मीटिंग में मौजूद रहा। लेकिन ये जो इन तारक अजीज़ साहब की और इनकी मुलाकातों के बाद उसमें मौजूद ही था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जब कभी प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात होती तो बहुत शफ़क़त करके टाइम ही देते थे, और फिर यह है कि बातचीत भी मैं कोई जुज़ियात तो मैंने कभी पूछी, इन्होंने बताई, लेकिन उसूली बात जब करते थे तो उस वक्त तक वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करते थे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ जो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मामला हल करना चाहते थे, एट दैट टाइम उनकी इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे एलिमेंट्स थे जो इस बात से नाखुश थे, और जिन्होंने बाद में जनरल मुशर्रफ के आउस्टर में एक कलीदी किरदार अदा किया। क्या ये वाकई दुरुस्त है कि जनरल मुशर्रफ से बाज़ अनासर नाखुश थे कि वो हिंदुस्तान से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी सिविल या मिलिट्री लीडरशिप हो, इस वक्त हो या पहली हो, सारे लोग ना नाखुश हो सकते हैं ना खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ पैमाने हैं। एक तो मैं ये मदवाना दरख्वास्त करता हूँ कौमी कायदीन से कि कश्मीर के मामले को जब आप देखें और पाकिस्तानी लीडरों का इनिशिएटिव देखें तो मेहरबानी करके कभी भी उसको पाकिस्तान की दाखिली सियासत के तनाज़र में ना देखें। इसको मेहरबानी करके आप अलग कर से देखें ताकि लोगों को बात ज़रा वजाहत से जहन में रहे।
दूसरी बात यह है, एक और पहलू मैं आपको बयान करता हूँ कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक इनिशिएटिव लिया, 2 इनिशिएटिव लिए। एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया 2003 में, सीज़ फायर किया उन्होंने, यूनिलेटरल सीज़ फायर किया, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने कुछ तजावीज़ दी कश्मीर के हवाले से कि लोकल गवर्नमेंट्स हो, इंट्रा कश्मीर डायलाग हो, इंट्रा कश्मीर ट्रेड हो, आमदोरफ्त हो, और आबादी के सेंटर से फ़ौजें निकलें, पीछे हटें, फ़ौजों की तादाद कम अज़ कम हो, मुज़ाकरात हों, और स्लोली एंड ग्रेजुअली कश्मीरियों को एतमाद में लेके अगली बात की जाए, ट्राईपार्टाइट नेगोशिएशन की तरफ। तो ये जो बातें उन्होंने की, सैयद साहब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ रिकॉर्ड पे, इस सारे 70-80 साल में आज एक वक्त आया है, फील्ड मार्शल के ज़माने में एक वक्त आया है कि जब दुनिया के 2-3 मुल्कों को छोड़ के सारी दुनिया की बात मान रही है, ये अल्लाह का करम है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने कश्मीर पर बात की तो OIC का रद्द-ए-अमल पॉजिटिव, यूरोपियन यूनियन का रद्द-ए-अमल पॉजिटिव, यूनाइटेड नेशन का पॉजिटिव, चाइना का पॉजिटिव, अमेरिका का पॉजिटिव, अफ्रीकन यूनियन का पॉजिटिव, आसियान का पॉजिटिव, सार्क का पॉजिटिव, और अल्टीमेटली फाइनली हिंदुस्तान भी जो है वो, अगर सुषमा स्वराज बाल मुड़वा के बाज़ारों में गलियों में भागने की धमकी न देती तो उस वक्त वो हिंदुस्तानी लीडरशिप जो है वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें बहुत करीब जा सकते थे। तो ये जो आपको पजीराई है, मैं अपनी मालूमात को भी छोड़ता हूँ, किसी और की हिमायत मुखालफत को छोड़ता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान के एक मिलिट्री लीडर का इनिशिएटिव था, सारी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया, सारी दुनिया ने, कोई एक मुल्क मुझे रिकॉर्ड मेरे इल्म में नहीं है जिसे एतराज़ किया हो कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव भी प्रेसिडेंट मुशर्रफ का कुछ ज़ात का नहीं था, ये इसके पीछे कश्मीर स्टडी ग्रुप था न्यूयॉर्क बेस्ड, जो एक कश्मीरी फारूक अठवाड़ी हैं उन्होंने, और उस वक्त दुनिया के टॉप क्लास लोग, शवाज बर्ग जैसा आदमी, और दुनिया के चोटी के जो 5-7-10 थिंक टैंक्स थे उन्हें हायर किए हुए थे। तो ये कश्मीर स्टडी ग्रुप की एक कश्मीरी की रिकमेंडेशन थी जिसका 25 साल लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी ना। नवाज शरीफ साहब ने एक काम शुरू किया, कारगिल मुशर्रफ साहब ने कर दिया, मुशर्रफ साहब ने काम शुरू कर दिया, मुशर्रफ साहब के खिलाफ अपनी तहरीक चल गई। देखिए बात यह है कि कारगिल के बारे में ये कहता हूँ कि कारगिल एक मिलिट्री टैक्टिक्स की बात थी कि ऐसा ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन की हिंदुस्तान को इतला नहीं हो सकी, जिस ऑपरेशन की मगरबी दुनिया को इतला नहीं हो सकी, इंटेलिजेंस को, हिंदुस्तान को इतला हुई, उन्होंने रिएक्शन किया, इतनी शदीद फाइट हुई कि हमारे फौजी शहीद हुए। नहीं, तो बात की बात देखिए, मैं तरतीब से अगर आप गौर करें तो हिंदुस्तान को उस वक्त पता लगा जिस वक्त आप पूरी तरह वहाँ मौजूद थे, जिस वक्त आपकी पूरी कंसंट्रेशन वहाँ हो गई थी, जिस वक्त हिंदुस्तान ऐसी पोजीशन में था कि अगर वो अमेरिका से मुदाखलत के नतीजे में हम पीछे ना हटते तो इस पोजीशन में हम बैठे हुए थे कमांडिंग कि जो ट्रुप्स इंडिया के मौजूद थे वो वहाँ लड़ते, पीछे से सप्लाई नहीं आ सकती थी और हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की बेस पर बैठना पड़ता। सरदार साहब ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है, खुद जनरल मुशर्रफ के साथियों ने किताबें लिखी हैं कि हमारी सप्लाई लाइन टूट चुकी थी, इंडिया अटैक कर रहा था। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि जनरल मुशर्रफ खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास गए थे कि वो मुदाखलत करें और क्लिंटन से बात करें। आप तो बिल्कुल मुझे देखिए, मैं कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान का पल्ला भारी था तो अमेरिकन का भी इंटरवीन करते, सवाल ये पैदा होता है, मगरब का भी इंटरवीन करता। आपकी सारी तारीख में सिवाय इस मौजूदा फील्ड मार्शल के ज़माने के तो दुनिया की बात सुन रही है, कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान का पल्ला हमारे मुकाबले में भारी हो और कोई मुल्क इंटरवीन करे, मगरबी मुल्क? बिल्कुल। जो मेरी मालूमात है वो ये थी कि हमारा पल्ला बहुत भारी था, अगर हम वहाँ से विड्रॉ न करते और न करवाया जाता, आलमी प्रेशर ना आता तो हम जो है वो चंद हफ्तों में हम जो है वो अल्लाह के फजल करम से हम एडवांस ना भी करते, हिंदुस्तान मुज़ाकरात की बेस पर आपके पास आता। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे नवाज शरीफ ने गलत फैसला किया जाके? देखिए वो तो मियां साहब बड़े आदमी हैं, गलत सही का फैसला वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कारगिल पर हिंदुस्तान को और सारी बैनुल-अक़वामी इदारों को की आंखों में धूल झोंके आपका जाके बैठ जाना ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस कामयाबी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की ये कामयाबी बहुत बड़ा ऑपरेशन था। सरदार हिंदुस्तान को आपने एकदम डिफेंस पे डाल दिया। ठीक है सरदार अतीक साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं बड़े अदब से कहूँगा कि ऐसा लगता है कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ आपको SK लांबा और तारक अजीज़ की गुफ्तगू में शामिल नहीं कर रहे थे और आपसे किसी किस्म का कॉन्फिडेंस नहीं था। देखिए ये मेरा मनसब नहीं है कि वो जो बात ज़रूरी वो समझते थे, जहाँ जहाँ ज़रूर थी उसूली बातें कहीं ना कहीं से आपको मालूम होती रहती हैं, हमला भी वज़ीर आज़म होती चीज़ें मालूम होती रहती हैं, आजकल भी मालूम होती हैं।
तो उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ मेरे साथ ही नहीं, वो सारे कश्मीरियों को मसलन जाने लगे, उन्हें ट्रेड शुरू किया, उससे पहले सबको एतमाद में लिया, उन्हें ट्रैवल शुरू किया, सब लोगों को एतमाद में लिया। लेकिन आप तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, नहीं आपसे तो किया, उन्होंने किया हर मौके पर, जहाँ जहाँ था उन्होंने हमसे बात की और पूरा एतमाद, उनको कॉन्फिडेंस था। ये तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के एक दो इंटरव्यू से किसी वक्त 2-4-10 सेकंड का क्लिप आप चलाइएगा, प्रेसिडेंट मुशर्रफ से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि वो बाद लोगों का गिला है कि आप एतमाद में नहीं लेते थे, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद फी इस्तदार अतीक से पूछिए कि एतमाद में मशावरत करते थे कि नहीं करते। मेरा नाम लेके उन्होंने जिक्र किया है। 2008 में सरदार साहब एक बड़ा वाक़या हुआ था, मुंबई अटैक, जिसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बिल्कुल आमने सामने ला खड़ा कर दिया था, और वो जो ख़राबी है अभी तक वो चल रही है। क्या असरात पड़े 2008 के मुंबई अटैक के आज़ाद कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर, और पाकिस्तान इंडिया जो मुज़ाकरात हैं, बतौर कश्मीर के साबिक प्राइम मिनिस्टर आप क्या देखते हैं? देखिए सैयद साहब, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जब भी बेहतरी आने लगी है तो उसमें एक तो मगरबी दुनिया में से किसी या किसी मुल्क ने उसमें इंटरवीन किया है और उन ताल्लुकात को ठीक होने से रोका है। दुनिया ये समझती है कि हमारे और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अगर ठीक हो गए, बेहतरी आ गई, तो इस इलाके के अंदर उनकी जो नंबरदारी है, और ख़ास तौर पर चीन को स्टेगुलेट करने का और हिंदुस्तान के बिल्डअप करने का जो उनके पास मौका है, वो ज़ाय हो जाएगा। चूँकि पाकिस्तान और चीन की कुर्बत है, हिंदुस्तान और चीन के फासले हैं, तो वो इसको इस तनाज़र में देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2008 के वाक़यात किसी बैरूनी क़ुव्वत ने करवाए थे? खुद हिंदुस्तान के अंदर ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं कि जो, देखिए होता क्या है, हमने 60, 70, 80 साल लगाए हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, नफ़रत है, तासुब है, नाराज़गी है, सबवर्शन है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, ट्रेड के फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी दिन अचानक बैठे बैठे 80 साल आप और मैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहें, तो अचानक बैठे बैठे आप और मैं तो हमारे दरमियान मोहब्बत जाग जाए, तो ये जो पैराफेरली आपने तैयार किया हुआ है, ये सारा आपकी मेरी ख्वाहिश पे डिसमेंटल हो जाएगा, ये लोग अपना काम छोड़ देंगे। 70 ईयर्स इतने सबवर्सिस्ट सैयद साहब इतने ताकतवर हो गए हैं, इस जहाँ के भी दो मुल्कों की तलखी है, इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो डिक्टेट करते हैं, वो आपको आसानी से चलने नहीं देते। तो ये जितनी खराबियाँ हैं इसमें आप देखें कि हिंदुस्तान ने दानिस्ता तौर पर ऑपरेशन करवाए, बाद में साबर किया। हिंदुस्तान के जर्नलों की आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें, तो पता ये लगता है कि ये सारा सुबताज हिंदुस्तान के अंदर से किया गया ताकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की कुर्बत न हो सके। और बस देखिए, जब तक एक बात वाज़ेह है कि जनूबी एशिया में दुनिया की कोई ताकत अमन कायम नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हुए। आप ये कह रहे हैं कि 2008 के जो वाक़यात हैं वो हिंदुस्तान के अंदर से करवाए गए। FIA ने इस्लामाबाद में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक मुकदमा दायर कर रखा है जिसमें कुछ लोगों को नॉमिनेट कर रखा है, वो मुकदमा आज भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानियों को ये कहा कि आप मुकदमा दायर करें उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उधर अटैक किया? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अपनी बात नहीं करता, हिंदुस्तान के अंदर छपने वाली बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स, लेकिन ये अदालती केस है जो चल रहा है जी, ये अदालती जिसका रेफरेंस दिया जाता है पूरी दुनिया में। हमारी देखिए, कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोग हों, महाजरीन हों, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, इस पार के लोग, उस पार के लोग हों, उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने हक़ दिया है कि हिंदुस्तान के ग़ासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो सके वो आखिरी हद तक जाएँ और करें। इसके बावजूद भी हम दहशत गर्दी के किसी चीज़ में, आपको याद है कि मुफ्ती सईद की बेटी अगवा हुई तो मुजाहिद अव्वल का पहला बयान क्या था कि इसमें किसी कश्मीरी को शरीक और फरीक न होना चाहिए, न है। हम अगवा और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं, हम तो इस तहरीक को मुक़द्दस समझते हैं। 18 महीने के मुजाहिद अव्वल के जहाज़ में आपको एक कंप्लेंट आज तक ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें किसी हिंदू फैमिली का, हिंदू जायदाद का, हिंदू प्रॉपर्टी का कोई नुकसान आपको मिले। तो हम उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। फिर हमने कभी आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुजाहिद अव्वल से हिंदुस्तान के तोड़ फोड़ की बात कभी नहीं सुनी होगी, एक मरतबा भी नहीं सुनी होगी। हम हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इलादगी की तहरीकें हैं, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वाकई ख़ुद इरादियत की तहरीकें हैं और उसका ताल्लुक ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट के साथ है। हिंदुस्तान इस मामले में पठानकोट से एक्सेस हासिल करने के मामले में और इसके साथ अंग्रेज़ के साथ मिलकर साजिश, उन साजिशों का ताना बाना मुज़ाकरात की बेस पर बैठ कर उन्होंने बातें मानी है और उसके बाद उनको सारा उससे इनकार किया है। तो ये सारा सिलसिला आज तक उन्होंने कायम रखा हुआ है किसी न किसी सतह पर। सरदार साहब, नवाज शरीफ साहब जब दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में आए, बल्कि तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश की। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो उनकी ओथ टेकिंग में गए और बाद में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान में उनके घर पे भी आए।
तो ये जो नवाज शरीफ पीस प्रोसेस कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का तो हमने जिक्र कर दिया कि उनके दौर में वाक़या हुआ था मुंबई का, तो जो नून लीग के दौर में हुआ, तो उसको आप क्या समझते हैं कि क्या नवाज शरीफ की जो तरीक़ाकार ठीक था या गलती कहाँ थी? क्या इस्टेब्लिशमेंट हमारी मोतरज़ थी, जो कि हमें नज़र भी आता है मोतरज़ थी? देखिए, एतराज़ की बात नहीं है, ये बात आप समझिए कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सारी दुनिया में भी और डेवलप कंट्रीज़ में भी, अमेरिका की मिसाल आप ले लें, मैं एक छोटा सा 1-2 जुमले में आपको बता, ये पिछले से पिछला जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसकी आपने पहली तकरीर सुनी थी कि हम नॉर्थ कोरिया पर हमला करना चाहते हैं। जब उन्होंने तकरीर की, इंटरव्यू दिया CNN BBC को, तो उन्हें पेंटागन की तरफ से कहा गया कि ये नहीं करना चाहिए था, आपने ये तकरीर कर दी, इसको किसी तरह इससे विड्रॉ करें। उन्होंने नहीं ये बात मानी, उन्होंने कहा कि मैं तो कर दिया, बड़ा हैवी मैंडेट है मेरे पास। तो हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करके इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि हमारा नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का दूर दूर तक वो प्रोग्राम नहीं है। सारी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है। मैं ये पूछता हूँ कि यूरोप से, अमेरिका से जो वफूद चलते हैं, वो इस्लामाबाद पिंडी में आके सदर को मिलते हैं, वज़ीर आज़म को मिलते हैं या रावलपिंडी जाते हैं? मुझे बताइए, क्यों वहाँ जाते हैं? सवाल ही पैदा होता है। अफ़गानिस्तान वाले क्यों उनसे बात करते हैं? सारी दुनिया में यह है कि कश्मीर का मसला ऐसा नहीं है कि एक पार्टी उठा के जेब में डाल के हल कर ले। कश्मीर का मसला सारी कौम की इज्तिमाई विज़डम का और सारे इदारों के तालमेल के नतीजे में किसी रास्ते पर पड़ सकता है। इसलिए मैं नवाज शरीफ साहब पर कोई एतराज़ नहीं करता, वो बड़ी शख्सियत हैं, बड़े कदावर आदमी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बात घर में तय होनी चाहिए कि जब आप कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, इतने पेचीदा। मैडलन अल्ब्राइट ने कहा कि कश्मीर दुनिया का सबसे पेचीदा मसला है जब वो वज़ीर ख़ारजा थी, और ये उस आदमी की बेटी है जिसका नाम जोसेफ कार्बल है, जिसने सबसे पहले अपनी किताब में लिखा है कि पहली गोली 23 अगस्त को सरदार कयूम खान ने बगावत इलाहाबाद से की। जोसेफ कार्बल की बेटी अल्ब्राइट ये कहती है कि दुनिया का सबसे पेचीदा मसला कश्मीर है। अब कश्मीर के मसले को कोई एक जमात, एक वज़ीर आज़म, एक सदर हल नहीं कर सकता। उसमें हमारे इदारे और हमारी सारे कौमी जज्बात और की अक्कासी करने वाला निज़ाम है, वो सारा मौजूद होना चाहिए। इसलिए उसमें अगर वो कमी पेशी है तो उसको आइंदा ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा सरदार साहब, जो कश्मीर के अंदर आज जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी अगर तारीख़ देखें तो उसमें ज़ाहिर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उस दौर के भी बहुत सारे मामलात हैं। आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आप चाहते थे कि पार्टी का ओहदा भी आपके पास रहे और प्राइम मिनिस्टर भी आप रहे, ये दुरुस्त फैसला था? आज लुक बैक करते हैं पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, ठीक, मैं कभी नहीं चाहता था। बट यू कैप्ट। नहीं, मैं ये पूरी बात सुने ना, ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि मुझे किसी ने, देखे ना, पार्टी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है पार्टी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसके तहत वो आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, एक बात तो ये याद रखिए। प्राइम मिनिस्टर को पार्लिमानी पार्टी आपकी इलेक्ट करती है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो जब दोनों ओहदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग बिल इत्तेफाक, और मेरे से पहले सरदार सिकंदर साहब रहे, मुजाहिद अव्वल रहे, बाद में राजा फारूक हैदर साहब को बाद में एतराज़ की बात करते हैं, राजा फारूक हैदर साहब 5 साल वज़ीर आज़म रहे, 5 साल पार्टी के सदर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मेरे लिए एक्सेप्शन बीच में ढूंढने का क्या, यानी मैंने को पार्टी फैसले से बगावत की, मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद था ना, मैं पार्लिमानी पार्टी का पाबंद था, मुस्लिम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का पाबंद था। उसमें से कोई एक आदमी का एतराज़ मुझे रिकॉर्ड पे ला के बताइए कि ये मौजूद है। फारूक हैदर से इख्तलाफात क्यों हो गए आपके? उनके इख्तलाफात, उनसे इख्तलाफ कोई नहीं है। उनके वालिद और उनके वालदा बहुत अजीम लोग थे। राजा फारूक हैदर साहब हमारे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, उनको हमसे इख्तलाफ रहा और आज का नहीं है। वो उनके मिजाज की वजह से भी है, उनकी सोच और फ़िक्र की वजह से भी है, और उसमें मैं तफसीलात में नहीं जाता। लेकिन वो जब मैं और वो एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में, उस वक्त भी उनके एतराज़ था। उनके 90s के बयानात आप किसी वक्त में मुहैया करूँ तो अपने प्रोग्राम में दिखा सकते हैं क्लिप्स, कि उन्होंने 90s में कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसकी तभी उम्र पूरी हो चुकी है, इसे ख़त्म होना चाहिए। अब ये मुतालबा सबसे पहले हिंदुस्तान ने किया कि 50s में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बैन किया। दूसरा ये मुतालबा जो है, ये ताज़ा जो हमारे अजीज़ एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने जो पहले एहतजाज के बाद जो मुतालबा किया, उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमान पर बैन लगाना चाहिए, करादम करना चाहिए। और ये मुतालबा राजा फारूक हैदर साहब तीसरे आदमी हैं जिन 90s में कई बयानात हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी तभी उम्र पूरी कर चुकी है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मेरा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, उनको इख्तलाफ रहा है और मैंने कोशिश की। देखिए, मेरा इख्तलाफ की बात होती तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मेरे ऊपर आदम एतमाद किया, आदम एतमाद की करारदाद पड़ी।
कोई सियाना कारकुन होता तो दूसरे से पढ़ा होता ना, खुद क्यों पढ़ता। उन्होंने मेरे दस्तखतों से टिकट लेके इलेक्शन लड़े, मुजाहिद अव्वल बीमारी की हालत में हल्के में गए और वह इलेक्शन जीते, वज़ीर आज़म बने, MLA बने, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिल के मेरे साथ में एतमाद किया। मुझे ज़रा गौर कीजिए सैयद साहब, इस पर थोड़ा इंसाफ करना चाहिए कि मैं यूरोप की सारी पार्लिमानी तारीख ढूंढें, मैंने फिर खुद नामजद किया राजा फारूक हैदर साहब को और दोबारा वज़ीर आज़म बनाया। ये दुनिया की तारीख में मुझे मिसाल देके, तो मेरे इंटरव्यू में वो क्लिप डालिएगा जब इसको ऑन-एयर करें, तो दुनिया की दूसरी और कौन सी मिसाल है कि मैंने उनको फिर नामजद किया। मैं खुद वज़ीर आज़म दोबारा बन सकता था, लेकिन उनको बनाया और उनको मैंने नामजद किया। और उन्हें वो फ़ोटो आपने देखी होगी कि पूरे मजमे में बैठे मेरा माथा चूम रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि मैंने पार्टी बचाने के लिए आखिरी हद तक में गया, इसलिए मैं समझता था कि ये पार्टी तोड़ना जो है, ये काम अंग्रेज़ और कांग्रेस की क़यादत ने मिलकर शेख अब्दुल्ला को अलग करके पहली बार मुसलमानों को तोड़ा था। उस सुन्नत को पाकिस्तान में किसी को ज़िंदा नहीं रखना चाहिए और हमारे मथे ये नहीं लगनी चाहिए। और मेरे पास एक लेगेसी है मुजाहिद अव्वल सरदार क़यूम खान साहब की, रईस कादिम गुलाम अब्बास की, तो मैं ऐसी बात क्यों करूँगा, सवाल ही पैदा होता है। सरदार साहब, जो फ़ारूक हैदर ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी तबई मुद्दत पूरी कर रही है, क्या आज वो बात दुरुस्त नहीं साबित हो गई? आपकी जमात रिड्यूस होके आप तक रह गई है। आपके अपने सन लाल ने अभी मुस्लिम लीग नून की टिकट और हिमायत नहीं, इसके लिए सारी तारीख को पेश नज़र रखना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बहुत बड़ी जमात है, तो बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद की क़यादत में 15-16 सीटों पर आ गई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास 1935 में 1 सीट थी। सवाल ये है कि कांग्रेस को लें, आज बीजेपी के मुकाबले में कहाँ खड़ी है, मुस्लिम लीग को पिछले अरसे में किन मसाइल का सामना करना पड़ा। तो दुनिया की तमाम सियासी जमातें हैं सैयद साहब, ये निशेब अफराज से गुजरती हैं। लेकिन गुज़श्ता 14 साल से तो आप कोई हर्ज नहीं। अब आज मैं एक सीट पे हूँ, 1975 में हम एक सीट पे थे, मुजाहिद अव्वल सरदार क़यूम खान साहब जिंदा थे, अपना सरदार सिकंदर यासर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। सारी बातों के बावजूद हम 75 में सारे लोग पीपल्स पार्टी में थे और एक सीट पे थे हम। तो इसको आप क्या कहेंगे कि सरदार क़यूम खान को सियासत में नाकाम हो गए? बिल्कुल, जमातें ज़िंदा रहती हैं नज़रिए के साथ, अक़ीदे के साथ और मिशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। आज आप फेयर इलेक्शन करवा दें तो आपको हर हल्के में 10 मिले, 20 मिले, 100 मिले, 50 मिले, आज आपको मुसलमान का कारकुन हर कोने और गोशे में दिखाई देगा। तो ना मुसलमान नज़रिया अगर मौजूद है, आज अगर मुजफ्फराबाद से लेके तौबाट से लेके भिम्बर तक, और आज अगर जो है जम्मू और कश्मीर के कोने कोने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुजाहिद अव्वल सरदार क़यूम खान का दिया हुआ नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बुलंद हो रहा है, आज अगर मुसलमान की करारदाद इलाके पाकिस्तान के नतीजे में कश्मीरी पाकिस्तान के परचम में दफन हो रहे हैं और पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं, तो मुसलमान ख़त्म नहीं हुई, पूरी तरह जिंदा जावेद है अल्लाह के फजल करम से। मैं वापस आता हूँ अपने उसी ट्रैक के ऊपर। हमने मियाँ नवाज शरीफ की दौर की बात की, जो तीसरा दौर था उनका। फिर इमरान खान साहब का दौर आया। हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला हुआ भारत की तरफ से, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने कोई ऐसा मौसर रिएक्शन नहीं किया। क्या जो स्ट्रैटेजी थी एट दैट टाइम वो दुरुस्त स्ट्रैटेजी थी? देखिए सैयद साहब, उस वक्त हमारा बड़ा सीरियस रिएक्शन बनता था, बड़ा सीरियस रिएक्शन बनता था कि हिंदुस्तान ना आबादी का तनासर बिगाड़ सकता है, ना इलाके की हैसियत तब्दील कर सकता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बग़ैर कोई इक़दाम कर सकता है। ये सारे इक़दाम उसके जो थे वो इसके बग़ैर थे। और नरेंद्र मोदी ने ये इक़दाम करने से पहले 370 और 35A के हवाले से खुलकर बात की थी, और उस वक्त की लीडरशिप को, हुकूमत को और जो ज़िम्मेदार लोग थे, सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए था कि वो हादसा करने जा रहा है, और उस हादसे की एक तो पेशबंदी कर दे। अगर पेशबंदी नहीं कर सकते या नहीं की जा सके, मैं नहीं कहता, बदकिस्मती की बात है, तो रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जो बिल्कुल मेरे नज़दीक 1% रिएक्शन भी मौजूद नहीं था। और कोई मेरे इल्म में तो कम से कम कोई बयान ऐसा नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि उस वक्त की हुकूमत ने क्या बयान दिया और लोगों ने क्या किया। तो एट दैट टाइम भी आपने उस वक्त की हुकूमत का साथ दिया था, पीटीआई गवर्नमेंट का? नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं। इस मामले पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आज अपने जंग के अपने अखबार के रिकॉर्ड निकालें तो आपको हमारा मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह दिखाई देता है। मैं बल्कि ये बात आपको फिर एडिट ना करनी पड़े तो मैं आपको ये बताऊं, प्लीज़ आप खुल के बात करें। मैं आपको बताऊं कि मैंने इस इक़दाम से पहले 2016 में 23 अगस्त
2016 की मेरी तकरीर का एक क्लिप 1-2 सेकंड का ज़रूर चला दें इसमें, जिसमें मैंने कहा कि हम सीज़ फायर लाइन की तरफ जाएंगे, मार्च करेंगे, कश्मीर में हादसा होने वाला है, हमने उसको रोकना है। जब मैंने ये किया तो एकदम चीज़ें लाइन अप होना शुरू हो गई। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त ये हुआ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ के नून लीग की हुकूमत बन गई थी, और नून लीग की हुकूमत जो है वो राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में बनी थी। हमारी रस्मी इलेक्शन के अलावा बाकी बातें तकरीबन नहीं थी, उठना बैठना नहीं था हमारा, ऐसे बस रस्मी इलेक्शन होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदानी घरेलू ताल्लुक है सारा 2-3 पुश्तों का। तो ये जब मैंने ऐलान किया 23 अगस्त 2016 नीलाबाद, उस वक्त नून की हुकूमत बन चुकी थी। तो मुझे फ़ौरन जो है चंद हफ्तों बाद, चंद दिनों बाद राजा फारूक हैदर खान साहब का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुजाहिद मंजल सैटेलाइट टाउन आपके घर आना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको अपना घर है, मुजाहिद उनका घर है, मैं तो चौकीदारी करता हूँ, आप आ जाएँ। वो तशरीफ़ ले आए। मैंने अपने साथियों को 2-4 को बुला लिया। राजा मोहम्मद यासीर खान साहब थे, उस्ताद हमारे साथ नहीं और लोग थे, मैंने उनको बुला लिया। सरदार राज़िक साहब एडवोकेट थे, कुछ लोग थे, मैंने उनको बुलाया। तो मैंने कहा जी कि बताइए। तो उन्होंने कहा कि चाय मैंने पीनी है, खाना खाना है, पहले बताया था, वो कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, तजवीज़ देने आया। मैं क्या, ये जो आपने नीलाबाद में ऐलान किया इसको वापस लें। तो मैंने कहा कि राय साहब मैं ये ऐलान 10-12 हज़ार आदमी में किया है, इस तरह अंदर 4 आदमी बैठ के कैसे वापस ले लो। उन्होंने कहा नहीं, आप समझें कि मैं काफ़ी बहस के बाद कहने लगे कि समझें कि मैं आया हूँ या मुझे भेजा गया है, जो भी बात है, लेकिन आप, मैंने कहा मैं बिल्कुल आई एम सॉरी। तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा जी बिल्कुल आप मेरी तरफ से मादद कबूल करें, मैं नहीं कर सकता। ताकि वो महसूस कर गए होंगे, वापस चले गए। 4-5 दिन गुजरे तो मुझे सईद सलाहुद्दीन साहब का फ़ोन आया। सईद सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए मुजाहिद मंजल आना चाहता हूँ। मैंने कहा आप तशरीफ़ लाइए। हिज़्ब के जो जी मुत्तहिदा जहाद कौंसिल के हिज़्ब के। तो मैंने कहा पीर साहब तशरीफ़ लाइए। उन्हें एहतरामन पीर साहब कहते हैं, अभी पीर खाना है। तो मैंने कहा पीर साहब तशरीफ़ लाइए। वो तशरीफ़ लाए, उनके साथ अपने सारे जो मुतलका कमांडर थे वो सारे थे, 3-4 लोग। काफ़ी देर तशरीफ़ रखे, उन्होंने बैठे। बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं, बड़ी कीमती आदमी हैं। तो उन्होंने यही बात की जो राजा फारूक हैदर साहब ने की थी कि आपने जो फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले को आप नज़रसानी करें और थोड़ा सा वक्त दें, और फिर हम सारे तैयारी करके तो देखते हैं। और इस तरह था। तो मैंने कहा सही साहब मैं मादरत चाहता हूँ, मैं इस तरह नहीं। उन्होंने फारूक हैदर साहब का हवाला नहीं दिया, लेकिन मेरे जहन में था वो पहले आ चुके हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अपनी पोजीशन है कश्मीर पे, और इस तरह खैर वो ज़ाहिर है उन्होंने महसूस किया होगा, लेकिन अल्लाह खुश सके चले गए। 4-5 दिन गुजरे तो मुझे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का टेलीफोन आया, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर भी और उनके सारी टीम भी वो मुजाहिद मंजल तशरीफ़ लाए। चाय खाना जो भी किया हमने बैठे। तो उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके ये फ़ैसला वापस लें। तो मैंने कहा जी मैं ये फ़ैसला वापस नहीं ले सकता किसी सूरत, इसलिए कि इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि कश्मीर में मुझे कत्लेआम होता हुआ दिखाई देता है। मोदी के अज़ाइम ठीक नहीं है। हमें इस वक्त इतना बिल्डअप करना, प्रोग्राम ये था कि 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार आदमी इकट्ठा करें और 10, 15, 20 दिन के लिए जाके हम चुकोठी बैठ जाएँ, रातों को घरों में चले जाएँ, सुबह हम धरना दें और सारी दुनिया का मीडिया तवज्जो दे और उधर से मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटे। और मुझे पार से मैसेज भी आ गए ज़िम्मेदार लोगों के कि आप इधर से चलेंगे, आप तैयार रहें, हम उधर से आने के लिए तैयार हैं। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में वापस गए तो मुझे अल्लाह जन्नत बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और रशीद राबी साहब ज़िंदा हैं, और कुछ लोग इन्होंने रब्ता किया कि हम बात करना चाहते हैं। हम बैठे तो उन्होंने कहा जी कि आप मेहरबानी करके ये वापस लें और इसमें हम सारे मिलकर तैयारी करेंगे, आराम से करेंगे, इस तरह से। मैंने कहा जी सॉरी मैं वापस ले। खैर वापस मैंने आज तक नहीं लिया, लेकिन जब मैंने देखा कि ये आर पार का सारा जिरगा मेरे प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है, सिवाय लिबरेशन फ्रंट के, उन्होंने ऐलान किया। वो भट्ट साहब मीरपुर वाले जिंदा थे, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम के प्रोग्राम के साथ हैं और साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ रब्ता भी किया। तमाम ने इनकार किया कि हम ये इस वक्त में रोकूँ। तो मैंने फिर ये समझा सैयद साहब कि अगर ये सारे का सारी कौम मेरे इस मामले में इकट्ठी हो गई है, उसके नुमाइंदे इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐलान मैंने आज तक वापसी का नहीं किया, अलबत्ता फिर मैंने स्लो डाउन कर लिया। मैंने कहा कि अब जितने लोग मैंने गिनवाए मुझे बताइए कि ये सारे राजा फारूक हैदर साहब से शुरू हुए और आखिरी मुलाकात बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की, त्राबी साहब की, तो उनने सब ने इस बात पर मुझे मजबूर किया, वरना हम उस वक्त ये काम करते। देखिए मेरी गुजारिश ये, क्या ये फैसला इनका अपना था या इन्हें कोई और कह रहा था? देखिए ये तो यो बता सकते हैं ना कि क्या कर सकते हैं। आपको भी तो पता होगा ना? नहीं, मुझे इतना पता है कि राजा फारूक हैदर साहब ने मुझे कहा, बाकी ने नहीं कहा इस तरह। राजा साहब ने ये बात कही, सब के बैठे हुए, उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि ये जो है वो मुझे मैं आया हूँ या भेजा गया हूँ या इस तरह। इसके अगले भी कोई थोड़ी बहुत बात की उन्होंने, तो मैंने सारी बातें आपको क्या
तो मैंने कहा कि मैं साहब मैं माजरत चाहता हूँ। क्या ये दुरुस्त है कि एट दैट टाइम जो इश्यूज़ थे वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद चला रहे थे, और वो भी किसी न किसी चैनल से आपको कम्युनिकेट होती थी बातें? नहीं, मेरे साथ उन्होंने डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ये जो सारे लोग आए, इनमें राज साहब ने इशारे कराए में जो बातें कि वो मैंने आपसे शेयर की हैं कि मैं भेजा गया हूँ और वगैरह वगैरह, जो कुछ इसके अलावा भी दो चार जुमले उनका खुले तबीयत के आदमी है, बादशाह जहन में आती है, कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह मुझे भेजा गया वगैरह। तो बाकी मुझे डायरेक्टली बिल्कुल नहीं कहा गया, बिल्कुल ना बादशाह साहब की तरफ से, ना जनरल फैज़ साहब की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं कहा गया। राजा फारूक हैदर जब प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हुए एट दैट टाइम, तो उन्होंने एक फेमस बयान दिया था कि मैं रियासत का आखिरी प्राइम मिनिस्टर हूँ। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो रियासत के आखिरी प्राइम मिनिस्टर, असर्टिव प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके बाद कोई असर्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि राजा साहब जिस मीटिंग का जिक्र करते हैं कि जिस मीटिंग में मैंने ये बातें सुनी और मुझे कहा कि आप खामोश रहें और ये होने जा रहा है वगैरह वगैरह, उस मीटिंग के बाद 20 दिन के लिए वो बरतानिया अमेरिका चले गए। उनका टेलीफोन बंद था और वो किसी नून लीग वाले हमसे रब्ता करते रहे यूरोप अमेरिका में कि हमारे सदर साहब मुस्लिम लीग के, नून के, आज़ाद कश्मीर के और वज़ीर-ए-आज़म साहब किधर हैं, उनसे मुलाकात हमारी कहाँ हो सकती है। तो वो 20 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर दुनिया से मुनक़ता थे, किसी के काबीना के, वज़ीर के, मशीर के किसी एक्सेस में नहीं थे। तो ये उन जैसा, वो तो कहते हैं ना कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑनलाइन थे, जनरल बाजवा ऑनलाइन थे, जिस मीटिंग का वो हवाला देते हैं, और उस मीटिंग में तो 5 अगस्त 2019 से पहले की मीटिंग है ना वो। कि मैं उसी का वो जिक्र करते हैं ना। उसी के बाद उन्होंने कहा ना कि मैं वज़ीर-ए-आज़म, आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। उनका ख्याल ये था कि नक्शा तब्दील होने वाला है। उनकी ज़िम्मेदारी क्या थी? उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि उनके वालिद मोहतरमा मुसलमान के सदर रहे, वालिदा मोहतरमा सारा मुल्क छोड़ गया, तो एक उनकी वालिदा मोहतरमा अकेले मुजाहिदों के साथ खड़ी रही, सरदार अयूब खान साहब के साथ, बतौर मेंबर असम्बली, पहली खातून मेंबर असम्बली है वो। उनकी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि वो कश्मीरी की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएँ, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बुलाएँ, वो पाकिस्तान में अपने हमख्याल लोगों से बात करें, उनको चुप साध के बाहर चला जाना और बाहर बाद में ये कहना कि मैं आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। बिल्कुल आखिरी वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, अल्लाह के फजल से कई वज़ीर-ए-आज़म बने और आइंदा भी वज़ीर-ए-आज़म बनते रहे। उसके बाद जो अगले प्राइम मिनिस्टर बने क़य्यूम नियाज़ी और फिर तनवीर इलियास, ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनमें आपकी हमायत भी है, इनको असम्बली के अंदर आप उनको हमायत करते रहे। तो ये असर्टिव प्राइम मिनिस्टर थे क़य्यूम नियाज़ी, तनवीर इलियास, और उसके बाद अनवारुल हक असर्टिव प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए, बात यह है, असरशन की बात यह है सैयद साहब कि शिमला माहदे से पहले आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जमातें मौजूद नहीं थीं, और कायद-ए-आज़म की तयशुदा पॉलिसी ये थी कि रियासत में हम, और कायद-ए-आज़म के अल्फाज हैं कि हम सारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पुष्ट पर खड़े। ये जमातें जब बनी हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनके लीडर भी, जमातें भी और कारकुन भी, और सारे हमसे अच्छे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब ये बनी हैं तो पहला ब्रीच उन्होंने ये किया कि कायद-ए-आज़म की कश्मीर पॉलिसी को ब्रीच किया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इन सब के फ़ैसले आप आज भी देखते हैं। मोहम्मद राजा फारूक हैदर साहब के 10 इंटरव्यूज़ आपके पास मौजूद हैं जियो में कि हमने फ़लाँ को वोट नहीं देना, और उसके बाद उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया मुझे बताइए। पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, उन्होंने वोट दिया, फ़लाँ को ये नहीं करना। तो ये जो पाकिस्तानी सियासी जमातों की शाखें हैं, उनको ब्लेम नहीं हम कर सकते। उनके बारे में ये बात तय है कि क्या पंजाब का सदर अपनी को पॉलिसी बना सकता है, बलूचिस्तान का बना सकता है, जीबी का बना सकता है? नहीं बना सकता। तो आज़ाद कश्मीर का मिस्कीन भी नहीं बना सकता जो पॉलिसी यहाँ से दी जाती है। लीडरशिप, मसलन एक तरफ फारूक हैदर साहब बात करें और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आ जाए या शहबाज शरीफ साहब का, एक तरफ क़य्यूम नियाज़ी साहब का स्टेटमेंट आ जाए, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का आ जाए, मुझे बताइए। एक तरफ चौधरी यासीन साहब का आए और दूसरे बिलावल भुट्टो साहब को आ जाए, फिर बताइए मुझे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, इनका जो आज़ाद कश्मीर में आना, ये ज़्यादा मुनासिब फ़ैसला नहीं था? पहली बात यह है कि ये मैं सरीहन बावाज़ बुलंद कहता हूँ कि कायद-ए-आज़म की कश्मीर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के मुतरादिफ़ है। फील्ड मार्शल ने यह फ़ैसला किया, मुजाहिद और सदर थे उस वक्त आज़ाद कश्मीर में, मिले उस वक्त उनको मिलना, बात करना मुश्किल था अयूब खान को। जब मिले तो उन्होंने कहा, ये तो अयूब खान ने नाराज़गी का इज़हार किया, जी क्यों ना मैं जमात बनाऊँ, कन्वेंशन लीग और जमातें भी बन जाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए कश्मीर पर हिंदुस्तान भी दावा कर रहा है, आप भी दावा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुकाबले में आप कमज़ोर हैं, डिप्लोमेसी में, तिजारत में, बैरूनी दुनिया में। वो हज़ारों साल का मुल्क है, आप ज़्यादा मुल्क हैं।
तो उन्होंने कहा फील्ड मार्शल साहब इसमें आपका एक प्लस पॉइंट है। अब फील्ड मार्शल बहुत ज़हीन आदमी थे। उन्होंने कहा क्या प्लस पॉइंट है? उन्होंने कहा मेरा प्लस पॉइंट ये है कि जब कश्मीरी खड़े होकर कह देंगे हमें पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, उस वक्त हिंदुस्तान का सारा जोर टूट जाता है। लेकिन जब आपकी जमात का आदमी बात करेगा तो समझा जाएगा कि आपकी बात है, ये उसी तरह है जिस तरह पंजाब में से कोई आदमी उठ के हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे। लेकिन फिर बाद में आप भी मजबूर हुए ना इन्हीं सियासी जमातों के साथ काम करने? नहीं, हमायत करते रहे आप। देखिए हमायत मुखालफत की बात नहीं है, हमायत मुखालफत की बात नहीं है। जब किसी बात पर आपने हमायत नहीं करनी होती तो मसलन मैंने जहाँ वोट नहीं देना था, आपने देखा कि वोट ये कल अनवार उल हक साहब की हुकूमत बनी, सारी असम्बली चली गई, तो मैंने इनकार कर दिया कि वोट नहीं देना। मैं समझता था कि गैर नजरियाती गैर जमाती वोट बन रही है। वो जो आदमी एतमाद पीछे वाले हुए उनमें मैं इसलिए शरीक नहीं हुआ कि मैं समझता था कि आज़ाद कश्मीर में एक सियासी बुरान है, उस बुरान की मौजूदगी में एक पार्लिमानी बुरान क्यों पैदा किया जाए, और अगर होता है तो मुस्लिम कानून से फ्री क्यों बने। तो हमने फिर उससे दस्तखत हुए। तो हमने देखिए ना, फील्ड में जो खिलाड़ी अवेलेबल हो जाएँ, वो श्रीलंका के हैं कि कोलंबो के हैं, खेलना आपको वहीं पड़ता है, या आप अपना ग्राउंड अलग बना लें, तो वो तो आप कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए। तो जब आपने उसी ग्राउंड में खेलना है तो जो खिलाड़ी दस्तियाब है खेलते हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ में कोई कमी, आपको सारे मौक़िफ़ में थ्रू आउट अगर कोई कमी नज़र आई हो तो वो उसकी इंडिकेशन कीजिए कि फ़लाँ जगह मुस्लिम कानून ने लचक दिखाई है। थ्रू आउट हम अपने मौक़ों पर कायम रहे और आज भी इस मौक़ों पर कायम। सरदार अतीक साहब, आज जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बंदे तक महदूद हुई है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की है ना? वो रिस्पॉन्सिबल आप नहीं है कि कोई पार्टी का बड़ा लीडर अब आपके साथ नहीं रहा, कोई बड़े लोग नहीं? मैं अपनी जिम्मेदारी से ये साहब, मैं इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं कैसे बरी जुज़्म होना चाहूँगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है? मेरा भी कसूर होगा, लेकिन जितना मेरा कसूर है बस उतना मुझे ब्लेम करें, बाकी जितनों का कसूर है। मुझे बताइए कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी बनी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फैसल राठौर साहब के वालिद मोहतरम को, जो मुख्तार राठौर साहब इलेक्ट हुए थे, पीर अली जान शाह साहब इलेक्ट हुए थे, तो वो किन हालात में इलेक्ट हुए थे वो मैं सारी बातें दोहराना मुश्किल है। मसलन डोडियाल से शाह साहब इलेक्ट हुए थे, वहाँ सादात आज इतनी तादाद में नहीं है कि आज भी एक ज़िला कौंसिल का मेंबर बना सकें। ठीक हो गया, डोमिनेशन बाकी बरादरियों की इतनी है, लेकिन मुजाहिद अव्वल ने वहाँ खड़े हुए, पत्थर खाए, गोलियाँ बरसी, लेकिन उन्होंने कहा कि पीर अली जान शाह को मैं यहाँ से जिता के, वो जीते मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, और उनको तोड़ कर तो फिर पीपल्स पार्टी बनाई गई, मुख्तार राठौर साहब उनको, सरदार सिकंदर याद साहब और राजा फारूक हैदर साहब के ज़रिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, मुस्लिम लीग बनाई गई। ये जो क्यूम नियाज़ी साहब है, मेरी 2 दफ़ा काबीना में वज़ीर रहे, इनको अलग करके और दीवान अली खान साहब को और इन लोगों को अलग करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की टीम से उठा के, ये मुझे बताइए कि मैं तो हो सकता है मुझे ख़ानदानी चीज़ें विरसे में मिली हैं, मुल्क के साथ कमिटमेंट का तकाजा है, एक लेगेसी है। सारे लोग इतनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं कि सारी ज़िंदगी ये लड़ाई लड़ें? वो उन्होंने जब हुकूमतों ने फैसला किया कि इनको हमने तोड़ना है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ना है, तो फिर उन्होंने आपने तोड़ा, उसको कमज़ोर किया। तो इसलिए जो मेरा किसने फैसला किया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का? सियासी जमातों ने फैसला किया, पीपल्स इसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल नहीं थी? बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट शामिल नहीं थी। इसलिए शामिल नहीं थी कि ये फैसला बुनियादी तौर पर साइड लाइन्स में, शिमला माहिदे में साइड लाइन्स में भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ, और वो अभी वहीं थे, तो ये फ़ैसला हमें कम्युनिकेट हो गया। मुजाहिद उनके 22 ग्रेड के आदमी ने टेलीफोन करके वहाँ से बताया, उन्होंने कहा कि आप तैयार रहें कि हम 2-3 फैसले करके आ रहे हैं। क्या फ़ैसले? एक न्यूयॉर्क में फ्री कश्मीर सेंटर चल रहा था, यूसुफ बच चला रहे थे, जो बाद में यूनाइटेड नेशन के एडवाइज़र हो गए थे। वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे, यूसुफ बच, सरदार चौधरी गुलाम अब्बास की और मुजाहिद की तकरीरें लिखा करते थे। तो यहाँ से वो फिर वहाँ यूनाइटेड नेशन, तो फ्री कश्मीर सेंटर बंद हुआ, टिक्का खान के बारे में फ़ैसला हुआ, मुस्लिम खान के बारे में फ़ैसला हुआ और पीपल्स पार्टी बनाई गई। तो ये फ़ैसले उस वक्त, मुझे बताइए, लेकिन वो हो गया ना आपके दौर में, तो देखें ना तमाम बड़े नाम चले गए, तमाम बड़े लीडर चले गए। नहीं, आप बुनियाद देखिए कि ISI के अंदर जो पॉलिटिकल सेल है वो किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने कायम किया या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया 1974 में, एक सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने कायम किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बात उसी राइट कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए। बिल्कुल सियासतदानों का फ़ैसला था, हुक्मरानों का फ़ैसला था, उन्होंने फ़ैसले किए, और फिर देखिए जब आप फैसले करें, कुछ आपकी भी तो गलतियां थी ना। मैं अभी क्योंकि कोई यार नहीं, मेरी गलती हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि मैं ज़्यादा कामकाज करने वाला आदमी हूँ,
अब 22 घंटे में 24 घंटे में आज भी 15-16 घंटे काम करता हूँ, तो जितना आप काम करेंगे इतनी गलतियाँ करेंगे कर सकते हैं। ख़राबी को हमारे मथे नहीं है, गलती ज़रूर हो सकती है। आज भी मैं गलतियाँ आप मेरे खाते में डालें तो मैं तैयार हूँ, गलती हो सकती है। गलतियाँ तो कौन आदमी है जो सियासत में बड़ी जिम्मा हो सकती है। किसी ज़िंदगी के शोबे में हमें से कोई फरिश्ता है जो गलती नहीं करेगा, सही साहब, गलती ज़रूर करेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल से हम एक बुनियादी गलती जो सियासत कारकुन ने नहीं करनी होती, वो नज़रिया है, अक़ीदा है, मुल्क के साथ वाबस्तगी है। ये 2-3 बातें आपकी दीन ईमान के बाद ठीक हों और उसी का हिस्सा बना के आप चलें, तो बाकी स्ट्रेटजी में आप गलतियाँ रोज़ कर सकते हैं ना। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके नज़रिए को आज़ाद कश्मीर के लोगों ने प्रीडोमिनेंटली रिजेक्ट कर दिया है। आपके पास तो कैंडिडेट भी पूरे नहीं है कि इलेक्शन लड़ पाएँ। देखिए ऐसे है, ये आपकी खबर ठीक नहीं है ना, ये आप इसको ज़रूर, ये जुमला अपना भी चलाइएगा, मेरा भी चलाइएगा। आपकी खबर ठीक नहीं है। हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 33 में से 28-29 सीटों में कैंडिडेट दे चुके हैं, 33 में से, और 12 जो पाकिस्तान की है उसमें से 7-8 दे चुके हैं, और 3-4 पे बातें हो रही हैं। हो सकता है परसों तक हम 12 के ऊपर उम्मीदवार दे दें, तो 45 में से अगर 45 नहीं दिए तो 43-44 कैंडिडेट्स दे। और आप उस अलायंस का भी हिस्सा बन गए हैं जिसमें मुख्तलिफ दीगर जमातें भी हैं। अलायंस कौन सा? अलायंस नहीं को बन रहा वहाँ पे, एक अलायंस के बनने की बात नहीं, अलायंस नहीं, हमारे पास साथ एक मजहबी तंजीम है मुत्तहिदा उलमा कौंसिल, उनके साथ हमारा हुआ है। हमारा किसी सियासी बात का अलायंस नहीं हुआ। ये बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालिया सालों में 2023 से ऑनवर्ड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे अभी 5 जून को 2026 को कालादम करार दिया गया, इसके राइज़ की बुनियादी वजह क्या है? उसमें सारी सियासी जमातों बशमूल आपकी सियासी जमात का फेलियर नहीं कि लोगों ने राइट्स के लिए एक ऐसी जमात को चुना जिसका जो फेस था, फैब्रिक था, वो पॉलिटिकल नहीं था। देखिए ऐसे है कि एक तो ये जो जवान साल लोगों का अवामी हल्ला गुला है, ये सैयद साहब को मुज़फ़्फ़राबाद या मीरपुर से नहीं शुरू हुआ, ये तहरीर स्क्वायर से शुरू हुआ है, और उसने सारे अरब को, अफ्रीका को और दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। आपने बरतानिया में होने वाले मुजाहरे देखे हैं, लाख 2-2 लाख आदमी था। आपने अमेरिका में होने वाले मुजाहरे देखे हैं, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, 7-8 मुल्क मरूफ उनका मैं नाम लेता हूँ, इनमें आपने मुजाहरे होते देखे हैं। एक तो यह है कि सारी दुनिया में ये एक जनरल फिनोमेना है, उसका हिस्सा, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर जो है और गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में बदअमनी पैदा करना, अफरा तफरी पैदा करना, ये जो है ये किसी सूरत भी किसी ऐसी ताकत का एजेंडा नहीं हो सकता जिस ताकत के मफादात पाकिस्तान के साथ हों, तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ हों, शोहदा जम्मू कश्मीर के साथ हों, जो आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के साथ। लेकिन ये तो मुकामी लोग हैं। नहीं, मैं जो बात पूरी कर लूँ ना, मकामी लोगों ने जब ये तहरीक शुरू की तो मकामी लोगों ने इनकी तहरीक शुरू करने से पहले, मैं 23 अगस्त 2023 की बात कर रहा हूँ, मेरा वो क्लिप ज़रूर चला दें यहाँ चूँकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे, इनके निकलने से पहले मैंने इनके सारे मुतालबात की हिमायत की, एलानिया खुल के हिमायत की, लेकिन ये कहा कि मैं इनकी हिकमत अमली में ख़राबी देख रहा हूँ, मैं बदअमनी देख रहा हूँ, अफरा तफरी देख रहा हूँ, हंगामा आराई देख रहा हूँ। 23 अगस्त को मैंने इनकी हिमायत की, और लेकिन मैंने देखा ये मामला शुरू हुआ है सैयद साहब आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों का, मुतालबात का, एहतजाज का 2023 में। इनके शुरू होने से 2-3 महीने पहले मैंने 23 अगस्त 2023 नीलावाट में तकरीर की, और मैंने कहा कि इनके सारे मुतालबात की आटा चीनी चावल की हिमायत करते हैं। इसमें कोई और हुकूमतों को ज़ोर दे के मैं कहता हूँ, सोचते से कहा, ज़ोर दे के कहता हूँ इस्लामाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद की हुकूमतों से कि जायज़ मुतालबात हैं, इन पर तवज्जो दें। और इसलिए कि वो कोई नया मुतालबा नहीं था, ये सब्सिडी आज़ाद कश्मीर में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने 70s में मुतारफ़ करवाई थी, तो हम इसके बानी हैं, इसलिए कोई नया आदमी नहीं था, नया काम नहीं था वो मुतालबात। लेकिन हमने अपने खदशे का इज़हार किया, हमने कहा कि ये रवैया ठीक नहीं है, हिकमत अमली ठीक नहीं है, ये तसादम और बदअमनी की तरफ जा सकती है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इनके सारे मुतालबात दुरुस्त हैं। जो शुरू के मुतालबात थे 4-5 थे, सिर्फ आटा चीनी चावल बिजली गैस फलां, और बिल्कुल ठीक थे। ये 12 नशिस्तों वाला मुतालबा दुरुस्त नहीं, ये तो बहुत आखार, नहीं ये नहीं मुतालबा। बात के उनके बेशुमार मुतालबात ऐसे हैं कि जिन पर आप कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इलाके पाकिस्तान की शिक ख़त्म कर दें, उन्होंने कहा माहिरों की नशिस्तें ख़त्म कर दें, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी फ़ौज को यहाँ से निकाल दें। पाकिस्तान की शिक उन्होंने कहाँ पर कहा है कि ख़त्म कर दी जाए? ये सेनेट में
इसमें राणा साहब ने तकरीर करते राणा साहब ने जो बात की वो मेरे नॉलेज में है, लेकिन ये किस डॉक्यूमेंट लिखकर- में कहा? नहीं, क्योंकि नहीं, उन्होंने तो तकरीर भी वहां पर की नहीं, है नहीं, 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 और उन्होंने अनाउंस भी किया है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने ओथ में कहा कि रियासत को तकसीम करने की बात ना हो। उन्होंने तो मेरी इतलात के मुताबिक ग्राउंड पे कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें कहा हो। कश्मीर के बारे में सही सर जब बात करें तो मेरी इतलात करें ना, मैं 94 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, आपकी बहुत मालूमात हो सकती है, लेकिन मेरी मालूमात पर रिलाई करें क्योंकि दुनिया मेरी मालूमात सुनती है। मैं रियासत की अवलीन जमात हूँ, मैं पहले वजूद में आया हूँ, तहरीक बाद में वजूद में आई है, मैं पहले वजूद में आया हूँ, फौज बाद में वजूद में आई है, इससे मेरा 94 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसकी बात सुने। मैं ये कहता हूँ कि राणा साहब ने ये कहा है कि तहरीरी तौर पर उनके मुतालबात में चौथा मुतालबा, 4 नंबर मुतालबा ये था कि ये पाकिस्तान से वफादारी का, इलाके पाकिस्तान की जो शिक है ये ख़त्म करें और इसको हटाएँ। जो तकरीरें हो रही हैं वहाँ, उन तकरीरों में उन्होंने कहा कि एक्ट 74 ठीक नहीं है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का वजूद ठीक नहीं है, माहिदा कराची ठीक नहीं है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान है। इन सारी बातों का आटे चीनी बिजली से क्या ताल्लुक है मुझे बताइए। जो मुतालबात उन्होंने किए वो मान लिए गए, 5 साल का इजाफा हुआ वो मान लिए गए, 10-15 का इजाफा हुआ वो मान लिए गए, लेकिन जो सैयद साहब जो पिछली आखिरी जो एजिटेशन थी उसमें 15-16 लाशें गिरी हैं, ठीक हो गया। 3-4 अरब रुपए का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ठीक हो गया। उन्होंने ये कहा कि ये काम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से करवाया है। मैंने जवाब में कहा कि अदालत में चले जाते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जवाब भी कसूरवार है, वो ठीक है। एक वीडियो है जिसमें आपके जो सन इन लॉ है उनको गन पकड़े हुए फायर करते हुए दिखाया गया है, उन पे कत्ल का मुकदमा दायर हुआ और बाद में वो सुलह हो गई। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो आप दो दूर चले गए मुजफ्फराबाद में चमेटी की बात कर रहा हूँ जहाँ 14 लाशें गिरी हैं, उन लाशों के बारे में उन्होंने कहा कि ये कत्ल गारत गरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से करवाई है। मैं तो उसी की एक एविडेंस के तौर पे बात करूँ। आपके घर के बंदे तो गन उठाए हुए वीडियो में नजर आते हैं। देखिए वो मुजफ्फराबाद का मामला उस पर अलग बात करते हैं ना, जहाँ 14 लाशें गिरी, जहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जलाई, मैं वहाँ की बात करता हूँ। वहाँ उन्होंने कहा कि ये काम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से करवाया है, तो मैंने जवाब में इसे वेलकम किया कि अदालत में चले जाते हैं, फैसला करवा लेते। अलबत्ता दूसरे दिन मैंने जवाब में कहा कि इसके लिए आप भी अपने आप को पेश करें कि आपका कोई आदमी है तो आप भुगतें, हमारा कोई आदमी है तो हम भुगतें, कोई उसकी बात नहीं, एविडेंस सामने आ जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद जब मुज़ाकरात हुए तो हुआ क्या, मुज़ाकरात हुए तो मुज़ाकरात में उन्होंने तहरीरी तौर पर कहा कि चमेटी के वाक़े की सारी FIR जो हैं वो हज़फ की जाएँ, फ्रीज़ की जाएँ, सस्पेंड की जाएँ। ये मुतालबा किसने किया? एक्शन कमेटी की लीडरशिप ने। किससे किया? पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम से। ये मुझे बताइए कि अगर वो पुलिस से मारे होते, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मारे होते, तो हम FIR के बारे में बात करते ना। FIR के बारे में उन्होंने बात की, जिनके खिलाफ FIR थी उनको पता था, तो उन्होंने वो बतल करवा दी। जब रियासत आपके खिलाफ हो तो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो सकता है, चाहे आपका ही क्यों ना कत्ल नहीं, हो। कोई एक ये भी तो एक फैक्ट है ना? नहीं, कोई एक मुकदमा रियासत खिलाफ किधर है? रियासत ने आपके पहले मुतालबात भी माने, दूसरे भी माने, तीसरे भी माने, और ये मुतालबात भी मान लिए आपने, रियासत खिलाफ किधर है? आप ज़ाती तौर पर समझते हैं कि ये दहशतगर्द है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में तमाम सियासी जमातों के कारकुनान शामिल रहे, इसलिए सारे मुल्क को कंडेम नहीं किया जा सकता। इसमें मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं और बेखबर लोग हैं, कम इल्म लोग हैं, मालूमात नहीं है। लेकिन जो लीडरशिप जो गुफ्तगू कर रही है, जो उनके एक्शंस हैं, जिसके बारे में हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा ये कह रही है कि हमें उनके साथ हमदर्दी है। हिंदुस्तान ने 80 साल में आपके मेरे साथ क्यों हमदर्दी नहीं की जी? आज़ाद कश्मीर ने ज़लज़ला क्यों हमदर्दी नहीं की? आज़ाद कश्मीर में लोग मरे 65 में, 70 में, 56 में माजर हुए, क्यों हमदर्दी नहीं की? एक्शन कमेटी के साथ। आप समझते हैं कि शौकत नवाज मीर राक एजेंट? मुझे नहीं पता राक एजेंट है। उमर नज़ीर जो है वो भारत से मिले हुए? मुझे इसका नहीं पता। क्या ये दोनों दहशतगर्द हैं और उनके साथी? मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि वो दहशतगर्द है या नहीं है। लेकिन आपने तो फांसी का मुतालबा भी किया है। मैं उस पर आता हूँ ना, फांसी का मुतालबा में कायम हूँ, 10 दफ़ा कायम हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब की और जरदारी साहब की हुकूमत है, फैसल राठौर साहब की क़यादत में चल रही है। उस हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फैसल राठौर साहब ने बुलाई और सब ने इत्तफ़ाक़ किया कि कोई सख्ती ना की जाए, कोई अमन व अमान का मसला पैदा होने दिया जाए, लेकिन मुज़ाकरात किए जाएँ और रिट बहाल की जाए। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आए। जब सारा एविडेंस आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास पहुँच गया तो उन्होंने इन्हें कलअदम करार दे दिया।
जब उनके पास एविडेंस ये मौजूद जो है। कलअदम करार दिया है, ये आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने खुद करार दिया है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने करा दिया ना, किसी ने उन्हें कहा नहीं। नहीं उसको कहने की क्या ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चल के उनके घर जाते हैं, ये मुझे बताइए कि इससे बड़ी ऑफर क्या हो सकती है कि वो चल के एक आदमी के घर जाए, आम शहरी मीटिंग। जी वही रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि मैं आपको भी नहीं मिलता, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में भी नहीं आता। यानी हमारे साथ बात करने में फ़र्ज़ करें, आप एक इख्तलाफी नुक्ता बयान करते हैं, हम 6 महीने इकट्ठे बैठ सकते हैं, इसमें क्या अर्ज़ की बात है। मैं को और बात कर सकता हूँ, आप वो और बात कर सकते हैं। तो ये जो एविडेंस है इस वक्त, अगर आपको तहरीरी एविडेंस आपके पास ना भी हो तो 2-3 बातें मैं पूछता हूँ। एक ये कहता हूँ कि जो उनकी गुफ्तगू है वो आइन से मुतसादम है, कानून से मुतसादम है, रियासत से मुतसादम है, और ये 100% गद्दारी के जुर्म में आती है, तखरीबकारी के जुर्म में आती है, दहशत गर्दी के जुर्म में आती है। और ये जुर्म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाला करे, आप करें, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, जमात इस्लामी करे। मैं कहता हूँ कि दुनिया का जो सबसे नरम कानून है उसके तहत उनको सज़ा दी जाए, और सबसे नरम कानून फांसी है, उम्र कैद है, उससे कोई कम सज़ा नहीं है। जो कोई ये करे, मैं करूँ, मेरे ऊपर भी ये लागू होता है। इसलिए अगर हुकूमत आज़ाद फिर ये फैसला किया है तो उसको सारी आल पार्टीज़ की तायद व हिमायत हासिल है। उसमें तो कोई एक आध आदमी इनकार करे 99% लोग हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इस फैसले के फैसल राठौर साहब के साथ हैं कि जो उनके पास एविडेंस है। वो बिल्कुल मुतदिल आदमी है, बड़े बड़े नरम मजाज आदमी है। फैसल राठौर साहब से मेरी भी गुफ्तगू हुई है। इतनी सख्त बात तो फैसल राठौर नहीं कर रहे जितनी सख्त बात आप कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने शहरी हैं। मैं आज भी कहता हूं, वो इतने सख्त तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। मैं सैयद साहब आज भी कहता हूँ कि रावलाकोट बहादुर लोगों की, जरी लोगों की, खाले खिंचवाने वालों की, मेज़बानी करने वालों की, मेहमान नवाज लोगों की, कुर्बानी देने वालों की, पाकिस्तान के लिए जान देने वालों की, कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने की इब्तिदा करने वालों की धरती है। उस धरती के अंदर लोगों को कंडेम नहीं किया जा सकता। मैं उन अफराद की बात कर रहा हूँ, उनका ताल्लुक गाज़ियाबाद या दिलकोट से है, या आपके महल्ले से है, या डोडियाल से है, या बरनाले मेंबर से है, या रावलाकोट से है। उनकी बात कर रहा हूँ कि जो लोग इस मामले में नॉमिनेट हो गए हैं, जो लोग सामने आ गए, और फिर जिन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिए। देखिए सरदार साहब, आपकी जमात कश्मीर की सबसे पुरानी जमात है। ऐसे आप कश्मीर के सीनियर तरीन लीडरों में शुमार होते हैं। जब ये सारा मामला आया तो आप एक दफ़ा भी गए रावलाकोट में, या इन लोगों से मिलने और जाके इनकी बात सुनने के लिए एक दफ़ा भी गया? हमने जहाँ जहाँ मुमकिन था जाने का, तो कोई मौका इसलिए नहीं था कि उन्होंने पहले दिन से, उन्होंने पहले मुजाहरे के बाद जो डोडियाल में करारदाद की, उसको ज़रूर कहीं आप पढ़ लीजिएगा, आपको शेयर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कलअदम करार दिया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो मैंने जवाब में बयान दिया कि यार को मुतालबा ऐसा करें, ये मुतालबा तो 50s में हिंदुस्तान ने पहले करवाया हिंदुस्तानी से, और उसके बाद पाबंदी लगाई। कश्मीर में हम पहली जमात हैं कि हिंदुस्तान ने कलअदम करार दिया। तो मैंने कहा जो काम हिंदुस्तान कर चुका है मुतालबा आप क्यों करके? लेकिन कश्मीर के अंदर से उठने वाले लोग अगर आप पे तनकीद कर रहे हैं, आपके खिलाफ करारदादे मंजूर कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती तो आपकी तरफ भी है। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जो आदमी तहरीक आज़ादी कश्मीर के सारे अकाबरीन को गाली निकालता है, वो अगर मुझ पर तनकीद करता है तो सैयद साहब मेरे लिए एजाज़ की बात है। अगर वो तारीफ़ करेगा तो मैं तारीख़ में रिस्सा हो जाऊँगा। मुझे चाहिए कि इन लोगों की ज़बान से मुझे गालियाँ जो हैं, देखिए जो आदमी मुझे कहते क्या हैं, कहते हैं जी कि आप पाकिस्तान के सूरतकार हैं, आप पाकिस्तानी फ़ौज के सूरतकार हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे वालिद ने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उस सरदार कयूम खान का कारकुन हूँ और चौधरी गुलाम अब्बास का कारकुन हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे पाकिस्तान और फ़ौज का सहूलतकार कहा जाता है। मैं बावाज़ बुलंद ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का आला कार बनने के मुकाबले में लाख दर्जे बेहतर है कि मैं पाकिस्तान का सहूलतकार रहूँ, 25 करोड़ मुसलमानों का सहूलतकार रहूँ, गाजियों, मुजाहिदों, शहीदों और बहादुरों की आज वो फ़ौज सारी दुनिया में। लेकिन सरदार साहब, जब आपकी फैमिली का एक मेंबर गन उठाता है, उसकी वीडियो फैलती है, तो ये तो आप उस नारे के भी तौहीन कर रहे हैं। वो नारा भी बदनाम हो रहा है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और फिर बाद में वो ख़त्म भी हो जाता है। वो देखिए ऐसे है कि मुकदमा दो तरफा दर्ज हुए। पहली बात यह है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उस मुजाहरे की हमायत नहीं की। हम रिकॉर्ड में, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पे मेरे लाइव इंटरव्यूज़ हुए थे उस वक्त, तो मैंने उसको मुजाहरे को ऑन नहीं किया था। पहली बात ये कोई ऑप्शन थी वैसे आपके पास, हमायत कर सकते थे आप? किस बात की? वो जो मुजाहरा हुआ था या जो गन उठाई गई थी? नहीं, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ, कि एक ऐसे मौके पर कि और अगरचे उसमें कोई गलती अगर आप आराम से देखें तो गलती इसलिए नहीं थी कि एक्शन कमेटी ने उस दिन को मुजाहरा करने का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। अगर आप मुजाहरा करने का ऐलान करें और मैं चला जाऊँ तो ये मुदाखलत है।
लेकिन आपको ऐलान न करें और मुझे पता हो कि सड़कें खाली है मैं चल रहा हूँ, तो ये कोई जुर्म नहीं बनता। और फायर और बंदा मर जाए? नहीं, फायर हो और बंदा मर जाए तो ये आप गौर करें इस बात पर कि वो फायर अपने तहफ़्फ़ुज़ में किया गया। पथराव की वीडियो आप देखें, दूसरी तरफ से फायरिंग की वीडियो आप देखें, घेराव जुलाव की देखें, गाड़ियाँ तोड़ने की देखें, तो इत्तेफाक से अगर किसी के पास अपने सेल्फ डिफेंस का मौका हाथ आया तो क्या करता, वहाँ मारे जाते ये लोग। अब यानी वो किसी ने भेजे तो नहीं थे, वो शहरी उस मुल्क के, वो मतलब एक बंजे हुए। क्या ये दुरुस्त है कि उसके विक्टिम को 10 मिलियन, फैमिली को 10 मिलियन रुपये दे के सुलह हुई और ये मामला ख़त्म हुआ? देखिए, वो सारे लोग जो गए थे वो मेरे अजीज़ हैं, वो सारे मिल के तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं कर सकते, 10 मिलियन किसने देना था। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इनमें से एक आदमी, आज के 6 महीने बाद तहकीक करके मुझे टीवी पे जवाब दे दीजिएगा कि कोई एक आदमी भी ऐसा है जो 2-4 लाख रुपये चंदा दे सकता है। एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो 10-20-50 हज़ार रुपये सुपर चंदा दे सके। 10 मिलियन 1 करोड़ रुपये किधर से आना था? सरदार साहब, एक तरफ एहतजाज जारी है, दूसरी तरफ इस एहतजाज के बायस पूरा कश्मीर, एक बड़ी इलाका जो कश्मीर का वो बंद है, लोग तंग हैं, वहाँ पर खाने पीने की अशिया की सप्लाई रुकी हुई है। इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं आई आपकी तरफ से? देखिए, आवाज़ आई। आवाज़ क्या है? बात यह है कि इन्होंने मुजाहरा करने से पहले कहा क्या? इन्होंने कहा कि लोग 1 महीने का राशन लेके घरों में रखें, इसलिए कि हम 1 महीने में बंद करेंगे, और फिर नारा लगाया कि बंद का मतलब बंद बंद बंद, ये बंद वो बंद, सब बंद। मुझे बताइए कि रिक्शे वाला, टांगे वाला, मज़दूर, उसके पास महीने का राशन सही सब होता है? आप इस मुल्क के गरीब आदमी के साथ ये जुल्म कर रहे हैं कि 1 महीना, वो दिन को मजदूरी करता, रात को बच्चों का पेट पालता है। फिर जब 1 महीने के लिए दुकानें बंद करवाते हैं, ये मुझे बताइए, उसमें पेरिशेबल आइटम्स हैं, उसमें चूहे लग सकते हैं, गला ख़राब हो सकता है, सारा कुछ। ये तबाही और बर्बादी उन्होंने करवा दी इस डर से कि ये जिस तरह चमैडी में कत्लेआम किया, डुडियाल में किया, चक्सवारी में किया, उसी तरह करेंगे। तो लोगों ने डर से दुकानें बंद कर दी और एक सिचुएशन पैदा हुई। उसके नतीजे में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू किया। जो ही देखा उनकी कोर कमेटी का एक मेंबर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं पीछे हटना शुरू हो गए। और इस वक्त अगर आप देखें तो आप, वो उन्होंने कहा कि मुसलमान जा रहे हैं, फलां तारीख को जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, 2 दिन के बाद काम नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे कि मुसलमान में बंदा कोई नहीं उनको मिला। सारा डिवीजन खुला हुआ, नील वैली खुली हुई है, हटिया जेल वैली खुली है, दिलकोट सारा खुला हुआ है, क्वाले से लेकर मंगबेड़ी तक सारे बाज़ार 70-80% खुले हुए। तो ये जो अशिया खुर्द-ओ-फरोश की किल्लत है, इसकी सारी जिम्मेदारी उन पर है। लोग इलेक्शन के प्रोसेस में चले गए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में जहाँ 10 नॉमिनेशन पेपर फाइल होते थे, अपर नीलम में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 नॉमिनेशन पेपर फाइल होते थे, इस अल्ले गोले में 32 नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए। सारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में 1000-1200 के करीब जो है नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके हैं इस वक्त तक, और हर सीट पर लोग अपनी कैंपेन में। वो जो उन्होंने नारा लगाया था कि बंद का मतलब बंद, तो अब लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि बदअमनी बंद, अफरा तफरी बंद, तखरीबकारी बंद, तशद्दुद बंद, कत्ल गारतगरी बंद, और सब पीस से रहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और आपको अगले 2-4 दिनों में लगेगा, आप देखेंगे। आप अगर सुबह 3-4 बजे का किसी हमदर्द आदमी को गए, वहाँ से आपको वीडियो क्लिप भेजे, तो आपको ये सवाल दूसरे किसी पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि वहाँ कितने लोग बैठे हो, क्या ज़रूरत है। तो ये जो आज जो अभी ये बात आप कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले महमूद खान अचकज़ई जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, ये सारे लीडर कश्मीर जाना चाह रहे थे, उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये कौन नहीं अंदर दाखिल होने दे रहा उन्हें? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास एक मुंतखब हुकूमत है, ये मैंडेट है। और आप सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं करते, आप मुहर्रम में महफ़िलें पढ़ते हैं, कई ज़ाकिरीन को आप नहीं जाने देते, आप रबी अव्वल में महफ़िलें चलाते हैं, नात खान है, कई लोगों को आप नहीं जाने देते। आप कह रहे हैं कि ठीक फैसला है, उन्हें नहीं जाने ये गवर्नमेंट ने किया है ना, इसका जवाब तो गवर्नमेंट दे सकती है। आप इस बात की हिमायत करते हैं कि ये नहीं जाना चाहिए था पाकिस्तानी? मैं इस बात की हिमायत करूँ या ना करूँ, इस बात की ज़रूर हिमायत करता हूँ, इस बात की ज़रूर हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तान के सारे लीडरान को हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, अपने अपने इलाके में हालात ठीक करने पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में। लेकिन वहाँ पर आप नाकाम हो गए, इसलिए इधर से जा रहे हैं ना? नहीं, यहाँ पर ये सारे कामयाब हो गए, जो हम नाकाम हो गए, इस वाली पैदा होता है। और अगर 60-70 साल में पहली बार थोड़ा सा लाइन ऑर्डर का मसला, आज़ाद कश्मीर क्राइम फ्री इलाका है, तो आज़ाद कश्मीर में तो लोएस्ट क्राइम है सारी आबादी में, इसलिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, दूसरी बात सरदार साहब आपसे गुफ्तगू करते हुए मुझे लग रहा है आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तर्जमान हैं। ये मेरे लिए बड़े से नहीं, हमने इस मौजू पर ऑल पार्टीज़ ने, नहीं, हमने तमाम 30-40 लोगों ने बैठ के
तो फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म आज़ाद की जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, सैयद साहब उसको मैंडेट दिया है। अब मैं उनको बैक स्टेप तो नहीं कर सकता कि अभी मैं तो वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, अभी तो ज़रा इलेक्शन का एक माहौल है। नहीं मतलब इलेक्शन तक तो वो है ना, 27 जुलाई रात 12 बजे तक तो वही प्राइम मिनिस्टर है ना, 28 को देखेंगे। दूसरी बात आपने कही कि लोग जाना चाहते हैं, बहुत काबिल एहतराम है कि हमारे घरों में जाए, हम उनकी मेज़बानी करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जिस बात पर मेरी राय भी यही है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी ये है कि जो लोग आइन को, कानून को, स्टेट की रिट को मानते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करें। मैं आपके साथ जाके आतिक ज़ई साहब और फजलुर रहमान साहब के साथ जाके उनके पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ, हमें कोई एतराज़ नहीं। ठीक हो गया सरदार साहब, 9 तारीख को उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, आपने उनके साथ एक मुआहदा किया हुआ था। 9 तारीख से 4 दिन पहले 5 तारीख को आपने उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। ये कहाँ का इंसाफ है सैयद साहब? और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो एहतजाजी गुफ्तगू भी ना करें। सैयद साहब, इस मायदे में 38 में से जब 35 मुतालबात पूरे हो गए तो आपने गाँव में बल्ले जरिए नहीं किए, फैमिली में तो इंगेजमेंट करने से पहले ही आप उनको दहशतगर्द करार दें। 95% बातें आप माने हैं तो ये डिसएंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट है ना। लेकिन दहशतगर्द जमात करार दे देंगे नहीं, वो तो फिर एविडेंस की बात है कि जो उन्होंने किया, जो नकुल हरकत की, जो गुफ्तगू की, उस पर जो फितरत और ख़ारिज के वीडियोज़ आ गई। गुफ्तगू तो उनकी होनी थी, 9 तारीख को तो एहतजाज होना था, आपने 5 तारीख को उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया और आप फिर कहते हैं कि ये मुझे सैयद साहब ये बताइए कि पुरअमन एहतजाज में और आइन और कानून के खिलाफ एहतजाज में फ़र्क नहीं है, दोनों को आप एक ही पार्लियामेंट डालते हैं। लेकिन इतने बड़े लोग, इतना बड़ा मजमा वहाँ पर बैठा हुआ है, 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, आप इन सबको फिर दहशतगर्द करार दे दें? नहीं, कोई मुतालबात तो है ना। ये मुझे बताएं कि बरतानिया में मुजाहरे हुए, कोई बात आपने मानी, 3-4 लाख आदमी निकला था। अमेरिका में मुजाहरे हुए, किसी पुरतशद्दद आदमी के साथ आपने मुज़ाकरात की। दुनिया उसकी वजह ये थी कि बरतानिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ रेलेवेंट थी। आपने खुद मुझे बताया कि आपने कुछ ऐसी बातें की कि शायद अजीज़ साहब ने आपको बुला लिया और आपको 5 साल आप हुकूमत में नहीं आ सके। आपने खुद बताया, क्या आपकी जो सियासी जमातें हैं वो रेलेवेंट रह गई हैं? नहीं, पहली बुनियादी बात यह है कि इसका फ़ैसला करने का अब ये जियो के, टीवी के, टॉक शो के शो में तो नहीं हो सकता। इसका फैसला सैयद साहब इलेक्शन लड़ना। नो डाउट। हम कहते हैं अल्लाह बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएँ। 4 ज़िला काउंसिल के मेंबर बिल्कुल ये जो बहुत तकरीरें करते हैं। देखिए, मुझे बताइए, आज़ाद कश्मीर में बैंकों का कारोबार बैठ गया, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इन 12-14 आदमी के पास 24 घंटे सेटेलाइट 5G काम कर रहा है। ये मुझे बताइए कि ये इतने मालदार लोग, इतने सेठ लोग किधर से आ गए? ये डायरेक्ट सेटेलाइट कहाँ से चल रही है, मुझे बताइए। ये इतने लोगों का सारा सिलसिला, मैं सियासी कारकुन हूँ और बहुत पुराना सियासी कारकुन। वैसे मेरे लिए ये मालूमात दे रहे हैं आप, मेरे पास तो ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि सैटेलाइट वहाँ पे चल रहा है। एक नौजवान वहाँ पर था जो कि एक ट्रैवल लॉग करता था, उसने एक वीडियो अपलोड की थी और बाद में फिर उसने उसके कुछ सुनाई है कि घर वालों को भी पकड़ लिया गया। खैर, ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे बताता हूँ कि जिस दिन मुजाहरे निकले हैं, जहाँ से निकले हैं, इंटरनेट बंद होने के बावजूद सारा प्रोग्राम लाइव चलता रहा है। आपके सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, मेरे सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, सारे मुल्क में मौजूद है। तो ये एक ऐप है इंटरनेशनल, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, एक ऐप है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन चल रहा हो ना, इंटरनेट बंद हो, तो वो ऐप के ज़रिए आप उसको लाइव कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सैटेलाइट ऐप है। सैयद साहब, वो कोई भी कर सकता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बैंकों का कारोबार बैठ गया है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट पास ये फैसिलिटी नहीं है, वहाँ ग्राउंड में बैठे हुए 10-12 लोगों के साथ ये फैसिलिटी है, सफ़र में भी ये फैसिलिटी है। तो इस पर गौर करना चाहिए। इस पर बेपनाह अखराजात होते हैं, सोशल मीडिया मैनेज होता है, ये सारी बातें हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो लोग आइन, कानून और रियासत की रिट को मानते हैं, उनकी बात सुनें, उनसे मुज़ाकरात करें, उनकी जायज़ बात के साथ कोई 2-4% नाजायज़ भी है तो माने, कोई हर्ज की बात नहीं। जो लोग रियासत की रिट को नहीं मानते, जिन्होंने आइन को चैलेंज कर दिया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की रिट को चैलेंज कर दिया हुआ है, जिन्होंने आइन और कानून को चैलेंज कर दिया हुआ है, तो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो महाजरीन के भी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, माशाल्लाह बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, ये मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके चारों खुलफाए राशिदीन तक, पंजतन पाक तक, सारे के सारे महाजर थे। क़यामत तक के बाद आपने और सारी कायनात ने 1.5 अरब मुसलमानों उनकी बात मान ली। ये मुझे बताइए कि महाजर तो मुतालबा करते रहे अंसार से कि ये कर दें, ये मदद कर दें। तारीख़ में अंसार ने भी कभी महाजरीन से मुतालबा किया कि आप ये करें? ये दुनिया की पहली कौम, हमारे अंदर चंद लोग आ गए हैं जो उनसे मुतालबा करते हैं कि आप वोट का हक भी छोड़ दें। और जो 12 नशिस्तें हैं, ये मैनिपुलेट नहीं होती रही? ये मुझे बताएं
कि गिलगित बल्तिस्तान की कितनी निश्चित कि आप इलेक्शन मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ की कितनी निश्चित है? लेकिन ये निश्चितें तो वो देखें ना, ये निश्चितें तो वो है जो आपके जो मेन पाकिस्तान है वहाँ पर इलेक्शन का जो अमल है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल बना। 2018 में भी 2024 में भी। अब वहाँ पर जो सियासी जमातें जिस तरीके से इररेलेवेंट हुई हैं उसके असरात तो हम आज़ाद कश्मीर में भी देख रहे हैं। नहीं, मैं ये गुजारिश करता हूँ सैयद साहब कि फ़र्ज़ करें ये 12 के 12 वोट लोग गलत वोट देते हैं, क्या 12 वोटों से हुकूमत तब्दील होती है या आज़ाद कश्मीर के लोग भी पार्टियाँ तब्दील करते हैं? तो फिर आज़ाद कश्मीर के लोग की सीटें भी ख़त्म करें ना। सवाल ये पैदा होता है कि अगर माजरीन 12 के 12 फ़र्ज़ करें गलत करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं खुदा न खास्ता ये नुमाइंदे गलत करते हैं, तो इसका इलाज ये नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या इन 12 वोटों से हुकूमत तब्दील होती है या आज़ाद कश्मीर के लोग भी वोट पार्टियाँ तब्दील करते हैं? अगर आज़ाद कश्मीर के लोग 10-10 पार्टियाँ तब्दील कर सकते हैं तो उनकी सीटें क्यों नहीं फिर ख़त्म करते हैं, मुतालबा करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। और यहाँ इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और फिर ये डेवलपमेंट का फ़ंड मैंने शुरू किया था और मैं आज भी कहता हूँ, मुझे कल बस लगा तो इसमें थोड़ा बहुत इजाफा करूँगा कि पैसा सारा पाकिस्तान से जाता है, आप वापस पाकिस्तान में एक आधा % खर्च करने में क्या उस हर्ज की बात है? और फिर ये माजरीन के पीछे 6 लाख सैयद साहब इसकी इनके पीछे कुर्बानियाँ हैं। और दूसरा ये है कि आपके जो लीडर्स हैं, आप मकबूल भट्ट साहब की बात करते हैं, मकबूल भट्ट साहब खुद 2 इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तानी फौज को गाली दी है? वो तो पुरानी बात है, मकबूल भट्ट का तो स्टैचर ही कुछ और था, उनका नहीं स्टैचर का बाजर थे ना, स्टैचर जो भी हो, स्टैचर था ना, नहीं जो भी स्टैचर हो। असेंबली में तो एक महाजन वोटर की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे ना, मतलब है कोई उन्होंने कोई स्टेचर की वजह से कोई वोट है वो तो नहीं ले ली ना, दोनों तरह जमानतें जब्त करवाई, स्टेचर जो भी था। मैं ये कहता हूँ कि मकबूल भट्ट साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, अमानुल्लाह खान या यासीन मलिक साहब को गाली फ़ौज को, पाकिस्तान को और सारे निज़ाम को, आइन को नहीं निकालते। ये कौन से लोग हैं जो उनका नारा लेके निकले हैं और सारे दुनिया को गाली देते हैं और हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की पुष्ट पर खड़ी है और वह अफसोस का इज़हार कर रही है कि हम हमदर्दी का इज़हार करते हैं। सरदार साहब, मैंने कश्मीर के बारे में ये बात सुनी है कि कश्मीर जब तहरीक चल रही थी उधर भी और इधर भी ज़रा एक मूवमेंट थी, तो 3 तरह के लोग थे। कहा जाता है कि मसल जो है वो रावलाकोट के लोगों का था, पैसे मीरपुर के लोगों के थे और जो दिमाग है वो मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद का था। क्या ये बात दुरुस्त है? पहली बात यह है कि पैसा आज़ाद कश्मीर में किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तहरीक आज़ादी कश्मीर का सबसे पहला जो फंड है, फंड रेजिंग है, वो मरी माल रोड पर हुई थी और वो थी 4200 रुपये, जिसे दे के मुजाहिद अव्वल ने और गाजी मिलत फिज़ा रहीम खान साहब ने इधर तरह की राह लेने के लिए लोग भेजे थे। आज़ाद फिर कोई फंड रेजिंग नहीं हुई बिल्कुल किसी किस्म की। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो पुंछ की सरजमीन है, रावलाकोट है और ये पुराना पुंछ, इसमें बाग भी था, सदूती भी था, ये रियासत पुंछ का हिस्सा है। और रियासत पुंछ जो थी ये रवायती एतबार से बहादर, जरी और मार्शल लोगों की रेस समझी जाती है सारी। मैं इसी बात पे आपको लाना चाह रहा था, आप आ गए उसी पे। अगर ये बहादर हैं, जरी हैं, तो क्या इनसे मुसलसल महाज आराई और इनसे तनाव की कैफियत और जिस तरह के मुतालबात आप कर रहे हैं इनको फांसी दे दें, ये मसले का हल कर लेगी? पहली बात यह है कि सैयद साहब आपको और मुझे किसने कन्विंस किया कि ये चंद आदमी रावलाकोट वालों के नुमाइंदे, मैं रावलाकोट वालों का नुमाइंदा बैठा हूँ ना, तहरीक के साथ हूँ। उन्हें जान दिया। आप जाते क्यों नहीं? रावलाकोट गए नहीं? नहीं जाते आप नहीं। इस सारे तनाज़ुर में नहीं, मुझे तो मैंने को एसपी, देखिए मैंने को एसपीडीसी का काम तो नहीं कर रहा, मेरा जो काम है, आप एक पॉलिटिकल लीडर है ना, आप जाके अपना जलसा करें। नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं आप कर सकते हैं आज भी जलसा। नहीं, आज जलसा एक जगह लाइन आर्डर की सूरत है, अगर इस्लामाबाद डी चौक में तहरीक इंसाफ का मुजाहरा हो रहा तो आप जाके जलसा कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जलसा तो करने का जब माहौल होता है तो जलसे करते हैं, बेशुमार जलसे करते हैं। ये जो जत्थों की पॉलिटिक्स है, ये मैं आपसे अपनी राय भी दे रहा हूँ और अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि जत्थों की पॉलिटिक्स आपने कराची में 4-4-5 में ला के जत्थे कबूल नहीं किए, कबायली इलाके में कबूल नहीं किए, डी चौक में कबूल नहीं किए, जीबी में कबूल नहीं किए। आज़ाद कश्मीर में मेरी राय है कि जत्थों की पॉलिटिक्स कबूल नहीं होनी चाहिए, एक बात नंबर 1। और दूसरी मेरी इन्फॉर्मेशन का, मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ लें, थोड़ी बहुत जो भी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन है कि जत्थों की पॉलिटिक्स कबूल बिल्कुल नहीं होगी। 5 साल बैठे रहें, कोई ज़बरदस्त तशद्दुद नहीं करेगा, आराम से बैठे रहें। और ऐसा ऐसा लोग घरों को जाना शुरू हो गए हैं और लोग इलेक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं और अल्टीमेटली आइन और कानून के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। इलेक्शन प्रोसेस की आपने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले वहाँ पे रजिस्टर करने का कहा गया और आज खबर आई है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे बल्ले का निशान वापस ले लें। क्या फेयर इलेक्शन हो पाएगा इस माहौल में? देखिए, इलेक्शन जो है, फेयर इलेक्शन के जो तकाज़े हैं वो इलेक्शन कमीशन ने पूरे करने हैं और उसके लिए किसी एक आदमी, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि जो अवलीन सियासी जमात है, इसको आज़ाद कश्मीर में
मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आए थे, इनका अल्लाह भला करी आए तो मामला बेहतर हुआ। हमें 1.5-2 साल लगे। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि आप हमारी पहली एप्लीकेशन देखें रजिस्ट्रेशन की, और 1.5-2 साल लगे हैं कि ये अकाउंट ठीक नहीं है, वो फलां ठीक नहीं है, फलां चार्ट अकाउंट की रिपोर्ट लें, को 20 बातें उन्होंने की, और मेरे लोग चलते रहे, वकील चलते रहे। 1.5-2 साल मुस्लिम खान को लेकिन लगे। हमने तो पाकिस्तान में भी देखा ना, ये जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे बल्ला पाकिस्तान में भी छीना गया, और वही पैटर्न देख रहे हैं हम कि वहाँ पे भी छीना जा रहा है। दुरुस्त है सही साहब, मैंने आपको अमेरिका का बताया है एस्टैब्लिशमेंट, जो एथोपिया में भी पावरफुल है, लेकिन सियासी ताकत तो नहीं बनाती वो। नहीं, खटमंडू में भी पावरफुल है। एस्टैब्लिशमेंट सारी दुनिया में इसी तरह है। मैंने अमेरिकी सदर का इंटरव्यू और जवाबी तर्जमान की बात आपको बताई। मैंने आपको गुजारिश की, आज तो खैर माशाल्लाह आज फील्ड मार्शल की वजह से, आसम मुनीर की वजह से आज सारी दुनिया में आपका डंका बजता है। आप जब कमज़ोर भी थे, आपने उसामा का डॉक्टर नहीं दिया, सारी सुपर पावर जोर लगा चुकी है, अभी तक आपके पास है, नहीं दिया आपने, आप नहीं देना चाहते थे। रेमंड डेविस आपने छोड़ा है अपनी मर्ज़ी से। आपके वज़ीर-ए-आज़म का बयान, आपके सदर का बयान, आपके वज़ीर ख़ारजा का बयान, अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का बयान और अमरीकी सदर का बयान। नहीं, लेकिन सर मैं तो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ ना, कि पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं आना चाहिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप ये समझते हैं कि आपके उधर आज़ादाना और गैर जानबदाराना इलेक्शंस होंगे, किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और लोगों का टर्न आउट भी ज़्यादा होगा? टर्न आउट 50-55-60% के करीब होगा इंशाल्लाह। और इलेक्शन में आज़ादी के बाद जो हमारे दरमियान सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पोलिंग स्टेशनों पर आप अमन व अमान कायम रखें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखें, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो ताकि आम कमज़ोर ताकतवर आदमी को, मैं इसीलिए कई अरसे से कहता हूँ कि आप मुतनासिब नुमाइंदगी ले आएँ, आप सदारती निज़ाम ले आएँ। आपके ख्याल में कौन सी सियासी जमात अभी पावरफुल है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में? देखिए, असल बात तो सैयद साहब इलेक्शन के बाद पता लगेगी, लेकिन लगता है कि जो नून लीग है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। आप उसकी हिमायत भी कर रहे हैं? नहीं, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं तो अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मैं तो हर जगह लड़ रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये बताएं कि आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात की, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पीस प्रोसेस हुआ उसमें शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ा रोल किया। आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी वहाँ के पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये एक नए पावर सेंटर के तौर पर आए हैं। आप समझते हैं कि ये दोनों फ्रीकैन पाकिस्तान और भारत बैठ के मसला कश्मीर को हल कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है सैयद साहब के दुनिया के हर मुल्क के अपने तकाज़े। एक मुल्क ऐसा है जिसके पड़ोस में कौवे, चिड़ियाँ, कबूतर, फाख्ताएँ और मुर्गियाँ रहती हैं, वहाँ आप गुलेल रख के भी गुजारा कर सकते हैं। उसके पड़ोस में दूसरा मुल्क है जिसके आसपास भेड़िए, चीते, खूनखार दरिंदे रहते हैं, ठीक हो, रीछ रहते हैं, वैसी किस्म के। वहाँ आप गुलेल से गुजारा नहीं कर सकते, वहाँ आपको तीरो तफंग और तोप चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, और मुजाहिद अव्वल तो खैर बहुत आला दर्जे के कम्युनिटी मुसलमान थे। बात यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, मैं उस पर रिस्पेक्ट करता हूँ, इदारे भी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपसे एक एज ए पढ़े लिखे आदमी के, कॉमन सिटीजन के, दानिशवर के पूछना चाहता हूँ, एक पाकिस्तानी के, कि हिंदुस्तान जो आपका असली दुश्मन है और इसराइल, क्या वो पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को, पार्लियामेंट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट को पाकिस्तान समझता है, या GHQ को पाकिस्तान समझता है? ये आप मुझे इसका जवाब दें। मैं अगर नहीं देता, मैं जवाब देता हूँ कि हिंदुस्तान सिर्फ आपकी फ़ौज को पाकिस्तान समझता है, और अगर दुश्मन आपकी फ़ौज को पाकिस्तान समझता है तो फिर सैयदना अली करमुल्लाह वजह का मारूफ कौल है, फिर हमें भी उस पर इत्तफ़ाक़ करना चाहिए कि दोस्त का दोस्त और उसका दुश्मन उसका दोस्त। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, बिल्कुल ये फरीक ऐसे हैं कि जब दुनिया का कोई आदमी अमरीकी सदर को फ़ोन नहीं कर सकता, दुनिया का वाहिद शख्स पाकिस्तानी सिपा सालार है फील्ड मार्शल, जो जब चाहें उठ के उसको फ़ोन कर सकते हैं, और फिर वो खुद जिक्र करता है, हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कहता है बुचर है, शक्ल से मोमन दिखाई देता है और ये बड़ा बुचर है, शरीफ आदमी दिखाई देता है, कातिल है गुजरात का, लेकिन फील्ड मार्शल का जिक्र करता है। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नकवी साहब का है, डार साहब का है, चारों टीम का और उनके साथियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उसका एतराफ़ करते हैं। लेकिन जिस लीडरशिप को दुनिया ने तस्लीम किया है, जिसकी वजह से ये पासा पलटा है, देखिए ना, ईरानी डेलीगेशन जो ही ख़तरे की जद में आया मुज़ाकरात के दौरान,
तो उनको उठा के उस बिल्डिंग में ले जाया गया जहाँ पाकिस्तानी डेलीगेशन था। नहीं सरदार साहब, वो बात तो आप कहीं और ले गए। मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपसे जानना चाहता, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दूसरी तरफ से भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ये टीम ये मसले पे बैठ सकती है? क्योंकि ट्रैक 2 की खबरें भी हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुस्तान का जो रियल माइंड सेट है ना, उसका नुमाइंदा है। कांग्रेस की अपनी पोजीशन है, वो उसकी मदर पार्टी है, फाउंडर पार्टी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल इस पोजीशन में है कि अगर वो मुज़ाकरात करना चाहे, कोई फ़ैसला करना चाहे। कश्मीर पर तो जब बात करें तो 5 अगस्त 2019 से पीछे जाना चाहिए। ये 40 लाख लोगों को आपको कभी कबूल नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है, उस पर बात करनी होगी तो बात करेंगे। लेकिन बात करने की बिल्कुल वो पोजीशन में है, और पाकिस्तान में बिल्कुल इस वक्त फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ साहब की बात सारी दुनिया में सुनी जा रही है। ये इस पोजीशन में है कि जो मुज़ाकरात के राउंड 2-4 चल चुके हैं, अभी 2-4 दिन पहले भी एक हुआ है, इसके पहले भी 4-6 चल चुके हैं या ज़्यादा चल चुके हैं। तो ये जो बैकडोर चैनल हैं इनको स्ट्रेंथन करें, एक्टिवेट करें, और इससे पहले कि दूसरे बुनियादी मरसूख की ज़रूरत पड़े, हिंदुस्तान को भी एहसास है, उससे पहले उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। इस सारे अमल में ये जो एक अस्करियत पसंद हैं जो कि कश्मीर में थे, हमने देखा जनरल बाजवा ने उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन भी किया, क्या वो और कश्मीरी अवाम इस सारे मामले को कबूल करेंगे? देखिए, कश्मीर में अस्करियत पसंद जो हैं वो हैं जो हिंदुस्तान के जबर के नतीजे में दीवार के साथ लगाए गए तो रिएक्शन में अस्करियत बने। किसी आम छोटे से गाँव में है सैयद साहब, आप 2-4 हज़ार फौजी भेज दें तो 2 महीने के बाद बस वो बच्चे भी वहाँ हथियारों से खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ओवर कंसंट्रेशन की वजह से उन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी को फ़रोग़ दिया, हिंदुस्तान की उसका नतीजा है। लेकिन चाहते क्या हैं, 90% से ज़्यादा कोई लाइल में है, नासमझ है, कुछ स्पॉन्सर्ड है, आगे पीछे में नहीं कहता, 90-95% से ज़्यादा जो अस्करियत पसंद हैं और सियासतकार हैं वो मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का रोड मैप मौजूद है, उस रोड मैप की तहत वो एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल पीसफुल सेटलमेंट चाहते हैं। उसमें पाकिस्तान इंपॉर्टेंट फरीक है, उसकी बात कश्मीरी मानेंगे, हिंदुस्तान फरीक है, वो ठीक बात करेगा तो मानेंगे। रोड मैप का मैंने जिक्र कर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और कश्मीर, देखिए 100% बात दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती, लेकिन इस वक्त अगर बात होगी कश्मीर पर तो बिल्कुल पाकिस्तान इस पोजीशन में है, ताकत की पोजीशन में है, स्ट्रेंथ की पोजीशन में है, और दूसरे बुनियादी मरसूस का मुतामल नहीं हो सकता हिंदुस्तान। ये बात आप याद रखिए, वो सारी दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है। इसलिए हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में यह है कि वो कश्मीर के मुज़ाकरात पर आए, कश्मीर में बात करें। कश्मीर में बात करने से पहले सिंध तास माहिदा जो है उसको सेटल करे और सिंध उसको ठीक करे और उसके नतीजे पानी वगैरह बहाल करे, और उसके नतीजे में फिर जो और बहाल करेगा इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में कश्मीर में मुज़ाकरात हों, और अगर पॉलिटिकल पीसफुल नेगोशिएटेड मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात की बेस पर आ पाएँ तो कश्मीरियों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो अस्करियत हिंदुस्तान के दबाव के नतीजे में, कल देखें ना मुज़ाकरात होंगे तो पहली बात ये होगी कि आबादी के सेंटर से फ़ौजें पीछे हटेंगी, पॉपुलेशन सेंटर से विड्रॉल होगा, टोकन फ़ौजें रह जाएंगी, बाकी बैरकों में चली जाएंगी वगैरह वगैरह, थोड़ा सा इंतखाब भी शुरू हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस आप शुरू करेंगे, कश्मीरियों को जो है वो थोड़ा सा एक सांस लेने का मौका मिलेगा, तो वो बिल्कुल पुरअमन मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। उन्होंने तो हथियार उठाए इसलिए कि आपने जबर किया, हिंदुस्तान ला के फ़ौजें बैठाएँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात इसका बेहतरीन हल है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले मरले में मुज़ाकरात करें चूँकि वो सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन हो, उसके बाद कश्मीरियों की इन्वॉल्वमेंट हो, एसोसिएशन हो, और उसके बाद फिर इंक्लूजन हो, फिर अगले स्टेज पर जाके कश्मीरियों को शामिल किया जाए। सरदार साहब, 1982-83 में आप पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा बना था, जी, वो क्यों बना था और आप गिरफ्तार भी रहे थे? वो ब्रिगेडियर हयात खान की हुकूमत थी, सादा आदमी थे, हद दर्जा सादा आदमी थे, मिस्कीन आदमी थे, किसी वजह से हालात ऐसे थे, मार्शल की गवर्नमेंट में वो दिलचस्प चीज़ है। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है, तो उस पर लिखा होता है आपको कि आपको बताया जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया और आप उसका जवाब देना चाहें। तो दिलचस्प बात यह है कि उसमें लिखा हुआ था, एक इल्ज़ाम ये था कि आप कोयले का पुल उड़ाने और मुजफ्फराबाद का रेडियो स्टेशन तबाह करने की दहशतगर्दी के मंसूबे मुलव्वस पाए जाते हैं, क्यों ना आपको दहशतगर्दी के कानून के तहत सजा दी जाए। इसी तरह के मुकदमात अभी भी तो और उसके तहत फिर हम जेलों में गए और ईद शबरातें जेलों में की। जब मैं वापस आया तो सरदार सिकंदर याद खान साहब पार्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे पार्टी के 82-83 में जेल से निकलने के बाद उन्होंने मुझे किया
पार्टी के यूथ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो इसलिए ये जो सियासी कारकुनों पर, लेकिन सैयद साहब, लेकिन हमने उसके रद्द अमल में हमने मुल्क की बुनियादों को और आइन कानून को नहीं छेड़ा। हमने हुकूमत की बात की होगी, हमने जनरल याद खान का नाम लेके बात की होगी और बात की, दाखिली सियासत की बात की होगी, लेकिन हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हम अब कोई रेड लाइन हमने क्रॉस नहीं की और किसी मुल्क वतन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आपको पानी का एक गिलास ना मिले, सारा साल शरबत पीते रहें एक घर से, और किसी घर ठंडा पानी भी ना मिले और आप उठ के उस घर को जलाने की बात कर दें, ये तो काबिल कबूल नहीं। मुजाहिद अव्वल जो हैं वो फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में, जब फैज़ अहमद फैज़ और जनरल अकबर ख़ान और ये लोग पिंडी जेल में थे, तो आपकी इतला के लिए जिस शख्स ने मुल्क आज़ाद करवाया, मुजाहिद अव्वल को गद्दारी के मुकदमे में पिंडी जेल में 18 महीने फांसी की कोठरी में रखा गया, डेथ सेल में। आप अंदाज़ा करें। KH खुर्शीद को भी गद्दार करार दिया गया आपके? नहीं, लेकिन KH खुर्शीद तो मज़े करते रहे ना, वो उन्होंने तो हुकूमत बना के दी, ये किया। मैं बात कर रहा हूँ कि एक आदमी ने मुल्क आज़ाद करवा के दिया, 32,000 मामला भी रखा और उसके कुछ सालों बाद उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हमारा मुजाहिद अव्वल का कोई कहना सुनना, आपको कोई रेड लाइन मुजाहिद अव्वल। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर की इस तरह गद्दारी के मुकदमात की हमायत भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, जो गद्दारी करे वो और है, और जिस पर उस वक्त के लोग समझते थे कि आपने गद्दारी की है। अगर उस वक्त भी कोई सरदार अतीक बैठे होते कोई और, तो वो भी कहते हैं कि गद्दारी इन्होंने की है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बाद में फिर वो मुजाहिद अव्वल की कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांगी हो, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने मदद की और उनके साथ सुलह सफाई की। बहुत शुक्रिया।